आज की कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं और ह्यूमंस मॉन्स्टर को हंट करते हैं जिन्हें की हंटर्स कहा जाता है। और यहाँ पर हर एक हंटर और मॉन्स्टर की अपनी एक रैंक होती है, जैसे कि सबसे ज्यादा हाई रैंक एस रैंक होती है और सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक ई रैंक होती है। और यहाँ पर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर संग जिन्बू भी ई रैंक का हंटर है, जो कि पूरी मैन काइंड का सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। लेकिन जिन्बू को एक दिन एक सिस्टम मिल जाता है जिससे कि वो लेवल अप करना स्टार्ट करता है और वो ऐसा करते करते एक दिन पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये एनीमे आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हम लोग इन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक सकते, अगर इन्हें कोई रोक सकता है तो वो लोग हैं हंटर्स। और अब हम बहुत सारे हंटर्स को देखते हैं जिनके ऊपर एंड मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और वो एंड इन सभी हंटर्स पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि उन सभी एंड को मार देता है और वो अपने हीलिंग मैजिक से सभी को हील कर देता है। लेकिन तभी उस बंदे के पीछे से और भी एंड उसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी एक बंदा उन सभी एंड को मारने लगता है और हम वहाँ पर हाई रैंक के हंटर्स को देखते हैं जो कि उन सभी एंड को मार रहे होते हैं। और अब एक बंदा उस हीलर से बोलता है कि लिमताई तुम काफी ज्यादा जल्दी में हो। जिस पर कि लिमताई बोलता है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील करना चाहता हूँ और मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। लेकिन तभी उन दोनों हंटर्स के सामने बहुत ही बड़ी बड़ी एंड आ जाती है और अब दोनों ही हंटर आपस में सोच रहे होते हैं क्या ये यहाँ की बॉस है। जिस पर कि दूसरा बंदा बोलता है मुझे लगता है कि ये इस झुंड की लीडर है। और अब दोनों ही उस एंड पर अटैक कर देते हैं और कुछ देर के बाद वो दोनों ही उस एंड को हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर और भी बड़ी बड़ी एंड आने लगती है और अब हमें इस बंदे का नाम पता चलता है। इस बंदे का नाम बेग यूनो है और इस दूसरे बंदे का नाम यूनसुक है। और अब यूनो बोलता है अब मजा आएगा। दोनों ही अपनी पावर्स को अनलॉक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम चोइजोंग है और अब हम चोइजोंग के सामने बहुत सारी एंड को देखते हैं और अब चोइजोंग अपने फायर मैजिक का यूज करता है और उन सभी एंड को जला देता है। लेकिन कुछ हाई रैंक की एंड थी जो कि बच जाती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ के सभी हंटर उन एंड से लड़ने लगते हैं। और अब हमें कुछ बैक स्टोरी दिखाई देती है। एक बंदा बोल रहा होता है कि आज से 10 साल पहले इस दुनिया में पोर्टल्स ओपन होने लगे जो कि हमारी इस दुनिया को दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं। और उस डंजन के पीछे हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिले और उन मॉन्स्टर्स को नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता और जो लोग इन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं उन्हें हंटर्स कहा जाता है। और हंटर्स जो कि अपनी पावर को अनवेकन करते हैं, उनकी बॉडी से जो मैजिकल एनर्जी निकलती है उसी के बेस पर उनकी रैंक डिसाइड होती है। जैसे कि एस रैंक सबसे ज्यादा हाई रैंक है, वही सबसे लोएस्ट रैंक ई रैंक है। और अगर एक बार हंटर्स की पावर जाग जाती है तो उस पावर को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। और अब हमें प्रेजेंट में कोरिया का सीन दिखाई देता है और अब हम एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं, वहीं पर हमें एक डंजन दिखाई देता है और हम दो बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि मिस्टर पार्क तुम यहाँ पर कैसे। दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और इस बंदे का नाम किम है जो कि पार्क से बोलता है तुम यहाँ पर बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। जिस पर कि पार्क बोलता है हाँ मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने कुछ टाइम के लिए हंटिंग छोड़ दी थी और अब क्या पता मुझे वो पहले से बात है या फिर नहीं। जिस पर कि किम बोलता है अगर आज की रेट हमारी अच्छी गई तो हमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन तभी किम बोलता है ये तो संग जिन्बू है। और अब सभी लोग संग जिन्बू से उसके हालचाल पूछने लगते हैं। और अब पार्क किम से बोलता है क्या ये बंदा कोई हायरिंग का हंटर है क्या। जिस पर कि किम बोलता है तुम बिल्कुल गलत हो, ये बंदा पूरी ह्यूमन काइंड का सबसे कमजोर हंटर है। ये बंदा हर रेड में काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसे हर बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और अब पार्क बोलता है क्या सच में ये बंदा इतना ज्यादा कमजोर है। जिस पर कि किम बोलता है धीरे बोलो वो सुन लेगा। लेकिन जिन्बू ने ये सब सुन लिया था और वो बोलता है ये सब सच्ची है। लेकिन तभी जिन्बू को एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जूही है। और अब जिन्बू जूही से बोलता है क्या आज तुम भी हमारे साथ रेड में चलने वाली हो। जिस पर कि जूही बोलती है जिन्बू बात को मत पलटो और तुम्हें चोट कैसे लगी। और अब जिन्बू जूही को बता रहा होता है कि एक बार मैं ई रैंक के डंजन में गया था और वहाँ पर सिर्फ मैं ही घायल हुआ क्योंकि वहाँ पर सभी हाई रैंक के हंटर्स थे और वहाँ पर कोई हीलर भी नहीं था। जिस पर कि जूही बोलती है क्या वो सेल्फिश लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। और अब जिन्बू बोलता है रेड का टाइम हो चुका है हमें चलना चाहिए। और अब हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी लोगों से बोलता है मेरा नाम मिस्टर सोंग है और मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और आज की लीडरशिप मैं करूंगा, क्या किसी की कोई दिक्कत है। जिस पर कि सभी लोग बोलते हैं हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब सभी लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं और मिस्टर किम जिन्बू से बोल रहे होते हैं कि हमारे पीछे ही रहना। और अब जिन्बू सोच रहा होता है कि मेरे पास वेपन के रूप में बस एक चाकू है जिसमें कोई भी मैजिक पावर नहीं है। और जिन्बू भी उस डंजन के अंदर चला जाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में दो बंदों को देखते हैं और अब एक बंदा उस दूसरे बंदे से बोल रहा होता है कि मिस्टर गोगानी आपकी मीटिंग कैसी रही। जिस पर कि मिस्टर गोगानी बोलते हैं और हमें डंजन के अंदर से ऐसे स्टोन और माना स्टोन मिलते हैं जिनकी कीमत मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्बू को जिसने की एक गोब्लिन को मार दिया था। लेकिन तभी जिन्बू के पीछे से एक और मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्बू उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है लेकिन वो गोब्लिन काफी ज्यादा पावरफुल था। जिन्बू का चाकू ही टूट जाता है और वो गोब्लिन अपनी तलवार जिन्बू के पेट में घुसा देता है जिसकी वजह से जिन्बू काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आते हैं जो कि उस गोब्लिन को मार देते हैं। और अब जूही जिन्बू को हील कर रही होती है। और अब हम उन सभी हंटर्स को देखते हैं जो कि सभी गोब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं और कुछ देर के बाद वो डंजन के बॉस को भी हरा देते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। और अब जूही
तभी जिन्बू से बोलती है, तुम हंटर किस लिए बनना चाहते हो, क्योंकि चोट तुम्हारी पूरी बॉडी में लगी है। लेकिन जिन्बू जूही की बातों का जवाब नहीं देता। वो इधर सभी लोगों ने अपना काम भी खत्म कर लिया था। लेकिन तभी सभी लोगों को एक बंदे की आवाज आती है जो कि बोलता है, यहाँ पर एक और गुफा है। सभी लोग बोल रहे होते हैं, ये तो एक गुफा है और क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए। और अब मिस्टर सोंग बोलते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए सबसे पहले हमें हंटर एसोसिएशन को कॉल करना होगा। और अब मिस्टर किम बोलते हैं, अगर हम यहाँ से चले गए तो दूसरे लोग आएंगे और यहाँ से सारे स्टोन लेकर चले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पर मिस्टर सोंग डिसाइड करते हैं कि हम बोटिंग करेंगे। और अब सभी लोग बोटिंग करते हैं, जिसमें कि 6 लोग अंदर जाना चाहते थे और 6 लोग अंदर नहीं जाना चाहते थे। और मिस जूही भी मना कर देती है। और अब मिस्टर सोंग जिन्बू से बोलते हैं, अब सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे फादर का कुछ ज्यादा पता नहीं है और मुझे मेरी मोम का इलाज भी करवाना है और मुझे मेरी सिस्टर की कॉलेज की फीस भी भरनी है, इसलिए मुझे पैसे के लिए इसे करना होगा। और जिन्बू अपना हामी वोट देता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है हंटर एसोसिएशन का, जहाँ पर सभी हंटर्स अपनी रैंक का रिवोल्यूशन करवा रहे होते हैं। और अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी दूसरे बंदे से बातचीत कर रहा होता है कि हमने एक बी रैंक का और 2 सी रैंक के हंटर ढूंढ लिए हैं। और अब दूसरा बंदा बोलता है, उन्हें हमारी टीम में ज्वाइन कर लो। वही नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी आंडे का पर्स चुराकर वहां से भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उन सभी चोर के सामने एक लड़की आती है और वो लड़की एक बैक फ्लिक मारती है और उन चोरों से उस पर्स को ले लेती है। और अब वो लड़की उस दूसरी लड़की के पास आती है और बोलती है, ये मेरा पर्स है। और अब सभी लोग बोलते हैं कि ये तो मिस चाइन है जो कि एक एस रैंक के हंटर है। और वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी जमा हो चुकी थी और चाइन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन होता है उसी डी रैंक की डंजन का। यहाँ पर सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि डंजन बॉस के मरने के 1 घंटे बाद इस डंजन का दरवाजा बंद हो जाता है और हमें यहाँ रहते हुए 40 मिनट बीत चुके हैं और अब हमारे पास बस 20 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। और अब जिन्बू जूही से बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने अपना बोर्ड हमें मिलाया और क्या तुम मुझसे नाराज हो। और जूही जिन्बू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। जूही जिन्बू से बोल रही होती है, अगर वो चोट तुम्हें थोड़ी सी ऊपर लगी होती तुम अभी तक मर चुके होते हैं, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से हिल किया है। इस पर जिन्बू जूही को सॉरी बोलता है। और अब जूही जिन्बू से बोलती है, वैसे तुम मुझे डिनर के लिए बाहर कब लेकर जाने वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस बड़े से दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं और अब सभी लोग उस गेट को खोलकर अंदर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लू फ्लेम जलने लगती है। सभी लोग वहाँ के स्टैचूज को देख रहे होते हैं और जिन्बू भी अपने सामने बहुत ही बड़े स्टैचू को देखता है। और अब मिस्टर सोंग को वहाँ पर एक स्टैचू दिखाई देता है जिसके हाथों में एक पैम्पलेट होती है। और अब मिस्टर सोंग बोलते हैं कि ये कार्टून टेम्पल के नियम है, सबसे पहला भगवान का सम्मान करो, दूसरा उसकी तारीफ करो और तीसरा अपने आप को साबित करो। लेकिन तभी मिस जूही जिन्बू से बोलती है कि वो बड़ी वाली मूर्ति अभी इधर ही देख रही थी। लेकिन तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और अब एक बंदा उन सभी हंटर से बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही वो बंदा उस गेट को खोलने की कोशिश करता है वहाँ खड़ा स्टैचू उसे वहीं पर खत्म कर देता है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। वहीं जिन्बू भी अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी जो हंटर मरा है वो डी रैंक का था और मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल था और वैसे ये डेंजिन एक ई रैंक का है, तो यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं। और अब जिन्बू अपने पीछे देखता है उस बड़े से स्टैचू की तरफ और वो स्टैचू को नहीं देख रहा होता है। और अब जिन्बू अपने पास्ट की चीजों को बता रहा होता है कि जब मैं पहली बार एक ई रैंक की रेड पर गया था, मुझ पर एक गोब्लिन ने अटैक कर दिया जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा जख्मी हो गया और मेरा 1 हफ्ता अस्पताल में बीता। और दूसरी बार मैं ई रैंक के डेंजन में एक भूल भुलैया में खो गया और मैंने हर बार अपने आप को मौत के मुंह में पाया है। और जो हाई रैंक के हंटर्स होते हैं वो ऐसे स्टोन को बेचकर अपने लिए काफी अच्छे हथियार खरीद लेते हैं, लेकिन मेरे पास बस ये चाकू खरीदने के ही पैसे थे और इसी वजह से सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी सीन प्रेजेंट में आता है, हम उस बड़ी से स्टैचू को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जिन्बू पहले ही सभी लोगों को बता देता है कि सभी लोग झुक जाओ और वो स्टैचू उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग बच जाते हैं और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। और अब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि हम फंस चुके हैं और अब हम मारे जाएंगे। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये बड़ा सा स्टैचू कौन है और सभी लोग आपस में ही बहस कर रहे होते हैं कि हम फंस चुके हैं और हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। वो इधर जिन्बू देखता है कि जूही भी काफी ज्यादा डरी हुई है और मिस्टर सोंग जिन्बू को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसी की वजह से सभी की जान बची है। लेकिन तभी जिन्बू मिस्टर सोंग से बोलता है, आपका हाथ। और अब मिस्टर सोंग बोलते हैं, चिंता मत करो, मैंने लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है। और अब जिन्बू मिस्टर सोंग के हाथ पर पट्टी लगाने लगता है और मिस्टर सोंग जिन्बू को बता रहे होते हैं, जूही भले ही एक बी रैंक की हीलर है लेकिन उसे हाई रैंक के डंजन के अंदर जाने से डर लगता है, इसलिए हम उसे आसान मिशन में ही अपने साथ रखते हैं। और अब जिन्बू मिस्टर सोंग से पूछता है वो 3 नियम क्या थे, जिस पर कि मिस्टर सोंग जिन्बू को बता रहे होते हैं कि पहला नियम अपनी भक्ति को साबित करो, दूसरा नियम गॉड का सम्मान करो और तीसरा गॉड को विश्वास दिलाओ। और अब जिन्बू सोच रहा होता है क्या यहाँ का बॉस ये बड़े से स्टैचू है। और अब मिस्टर सोंग सभी को बता रहे होते हैं कि इस बड़े से स्टैचू से हम नहीं लड़ सकते, इस सिचुएशन में हमें शांत रहकर इसका हल ढूंढना होगा। लेकिन तभी एक हंटर की आवाज आती है जो कि बोलता है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मेरी डील एक बड़ी कंपनी के साथ हो गई है और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और इस हंटर की स्पेशल एबिलिटी इसकी स्पीड है और ये हंटर बहुत ही स्पीड के साथ गेट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो बड़ी सी स्टैचू अपनी लेजर से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। सभी लोग इस चीज को देखकर
काफी ज्यादा शौक थे। और अब मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं अगर ये स्टैचू चाहे तो हमें एक ही पल में मार सकता है। और जिन्बू भी अपने मन में सोच रहा होता है हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी जिन्बू उस मंदिर के नियमों को याद करता है और उस स्टैचू की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो स्टैचू जिन्बू के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। उससे पहले ही जिन्बू अपना सिर झुका लेता है जिसकी वजह से वो स्टैचू जिन्बू के ऊपर अटैक नहीं करती। और अब जिन्बू समझ जाता है कि पहले नियम का मतलब क्या था। और अब जिन्बू सभी लोगों से बोलता है अपना सिर इस स्टैचू की तरफ झुकाओ। और सभी लोग अपना सिर झुका लेते हैं। लेकिन तभी वो स्टैचू एक इविल स्माइल देता है और अब सभी लोग थोड़ी देर के बाद खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो स्टैचू उनके ऊपर अटैक नहीं कर रही थी। और अब वो स्टैचू अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और उन सभी हंटर्स की तरफ ही आ रही होती है। इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और अब मिस्टर सॉन्ग भी जिन्बू से बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है। जिन्बू उन्हें मना कर देता है। लेकिन तभी जिन्बू दूसरे नियम को याद करता है कि हमें गॉड की तारीफ करनी होगी। लेकिन तभी एक बंदा सामने आता है और बोलता है मुझे पता है कि तारीफ कैसे करते हैं क्योंकि मैंने दुनिया भर की कल्चर के बारे में पढ़ा है। और वो बंदा उस स्टैचू के सामने जाकर उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन वो स्टैचू अपने पैरों से उसे कुचल देता है। और अब वो स्टैचू उन्हीं हंटर्स की तरफ आ रहा होता है और वो सभी हंटर इधर उधर भागने लगते हैं। और जिन्बू भी चूही को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी फैमिली घर पर मेरा वेट कर रही है। लेकिन तभी पार्क किम से बोलता है अपने पीछे देखो। हम देखते हैं कि पार्क के पीछे एक स्टैचू खड़ा होता है जो कि उसे बीच से काट देता है। वो इधर जिन्बू जूही को लेकर भाग रहा होता है और जिन्बू उस दूसरे नियम को याद कर रहा होता है। और अब जिन्बू सभी स्टैचूज को नोटिस करता है कि सभी स्टैचूज के हाथ में हथियार है लेकिन कुछ स्टैचू ऐसे हैं जिनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। और अब जिन्बू सभी लोगों को बताता है कि उन स्टैचूज के पास जाओ जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है। और अब मिस्टर सॉन्ग भी एक स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है और वह स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है। और इधर जिन्बू भी एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है लेकिन वो अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा होता है। जिन्बू समझ जाता है कि हम दो लोग हैं इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा है, मुझे कहीं और जाना होगा। और अब जिन्बू जूही से बोलता है यहीं पर रुकना। और जिन्बू किसी दूसरे स्टैचू के पास जा रहा होता है और वो बड़ी से स्टैचू भी जिन्बू को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जिन्बू एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग जिन्बू को बताते हैं कि तुम गलत स्टैचू के पास आ चुके हो। लेकिन वो बड़ा सा स्टैचू अपने हथियार से जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जिन्बू घायल हो जाता है। लेकिन जिन्बू उस स्टैचू के पास पहुंच जाता है और अब वो बड़े से स्टैचू भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। और अब सभी लोग जिन्बू के पास आते हैं और अब जूही जिन्बू से बोलती है क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी जूही नोटिस करती है कि जिन्बू का पैर पूरी तरीके से कट चुका है। और अब सभी लोग आपस में ही बहस कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं। और सभी लोगों की आपस में ही बहस चल रही होती है। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं ये सब मेरी गलती है। और इधर जिन्बू भी बोल रहा होता है इसके लिए हम सभी ने वोट किया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक भूकंप आता है और वहाँ पर एक अल्टर अपेयर होता है। और अब जिन्बू सभी को बता रहा होता है कि ये एक अल्टर है, इसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है, हमें यहाँ पर किसी की बलि देनी होगी, उसके बाद ही हमारी जान बचेगी। और अब किंग मिस्टर सॉन्ग के ऊपर अपनी तलवार पॉइंट कर देता है कि तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं और तुम्हें सबसे पहले उस अल्टर पर जाना होगा। जिस पर कि मिस्टर सॉन्ग भी मान जाते हैं और मिस्टर सॉन्ग उस अल्टर के पास जाते हैं। लेकिन मिस्टर सॉन्ग को कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर एक फायर जलने लगती है। और अब जिन्बू उन सभी हंटर से बोलता है मुझे उस अल्टर के पास ले चलो। और जिन्बू और वो सभी हंटर उस अल्टर के पास जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर 3 और फायर जलने लगती है। और अब मिस्टर सॉन्ग जिन्बू से पूछ रहे होते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई और प्लान है। जिन्बू उन्हें मना कर देता है। और अब जिन्बू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि हमारी मदद करने के लिए कोई यहाँ पर आएगा। जिस पर कि मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि ये गेट बस 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा, उसके बाद ये डंजन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ के सभी मॉन्स्टर हमारी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे और हम 7 दिनों तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि डंजन के अंदर जाने के बाद हमारा दूसरा मकसद उस डंजन बॉस को मारना है और हमें 1 घंटे के बाद उस डंजन से बाहर निकलना भी होता है। और अगर डंजन को अपेयर हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है तो ये डंजन ब्रेक हो जाता है और यहाँ के सभी मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आ जाते हैं। और अब जिन्बू जूही और मिस्टर किम से बोलता है कि तुम दोनों भी यहाँ पर आ जाओ। उन दोनों की वहाँ पर आते ही 2 फ्लेम और जलने लग जाती है और उस डंजन का दरवाजा भी ओपन हो जाता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे होते हैं शायद ये कोई ट्रैप हो सकता है। और अब वो सभी स्टैचूज उन सभी हंटर्स की तरफ भी आ रहे होते हैं और ये सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अभी जिन्बू सभी लोगों को बताता है कि हमें इन स्टैचूज को देखते रहना होगा जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सभी लोग ऐसा ही करते हैं और वो सभी स्टैचू भी वहीं पर रुक जाते हैं। और अब एक लेडी जिन्बू को छोड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है और वो सक्सेसफुली उस गेट से बाहर निकल जाती है और उस अल्टर से एक फ्लेम भी गायब हो जाती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं इस हंटर को तो कुछ भी नहीं हुआ। और अब एक और बंदा जिन्बू को छोड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है। और अब मिस्टर किम भी जिन्बू को बता रहे होते हैं कि हम अभी तक जिंदा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन मेरा भी एक परिवार है और मुझे यहाँ से जाना होगा। और अब किम भी वहाँ से भाग जाता है और अब उस अल्टर के ऊपर बस 3 फ्लेम ही बचे हुए थे, यानी कि अब वहाँ पर जिन्बू, जूही और मिस्टर सॉन्ग बचे हैं। और
और अब मिस्टर सोंग जिन्बू से बोल रहे होते हैं कि तुम जूही को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी जूही मिस्टर सोंग को बताती है कि मेरे पैर अब काम नहीं कर रहे। और अब मिस्टर सोंग बोलते हैं शायद तुमने अपनी पूरी पावर जिन्बू को हील करने में लगा दी। और अब जिन्बू मिस्टर सोंग से बोलता है कि आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए। लेकिन जूही यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। और अब जिन्बू जूही को एक क्रिस्टल देता है और जिन्बू जूही से बोलता है कि मैंने तुम्हें बाहर डिनर का वादा किया था, अगर मैं यहाँ से जिंदा बचा तो हम साथ में मिलकर डिनर करेंगे। और अब मिस्टर सोंग जूही को वहीं पर बेहोश कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब वहाँ पर जिन्बू ही अकेला बचा था और वो सभी स्टैचू भी जिन्बू की तरफ ही आ रहे होते हैं। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं इनमें से किसी एक को मार कर ही मरूंगा। और वहाँ पर वो सभी स्टैचूज आ जाते हैं जो कि जिन्बू के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करने लगते हैं। जिन्बू की हालत काफी खराब हो जाती है। जिन्बू अपने बारे में बता रहा होता है कि मैंने ताकतवर बनने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बन सका। और सभी लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन मेरा भी एक परिवार है, मुझे भी अपने घर जाना है। और उन स्टैचूज ने जिन्बू की मार कर बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आखिरी फ्लेम भी बुझ जाती है और तभी जिन्बू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है तुमने कार्टनॉन टेम्पल के सभी नियमों को पूरा कर लिया है और 3 सेकंड के अंदर तुम्हारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और तुम मर जाओगे। और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें सिस्टम की बातों को मानना होगा और अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो तुम जिंदा बच जाओगे और तुम सिस्टम के एक प्लेयर बन जाओगे। और जिन्बू इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब जिन्बू की आंखें जैसे ही खुलती है वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। और अब जिन्बू अपने हाथ और पैरों को देखता है जो कि बिल्कुल ही ठीक होते हैं। और अब जिन्बू के पास एक बंदा आता है जो कि बोलता है मैं हंटर एसोसिएशन से मिस्टर बोजिन हूँ। और अब मिस्टर बोजिन जिन्बू से बोलते हैं तुम पूरे 3 दिनों से सो रहे थे। इस वक्त जिन्बू भी ऐसा सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है। और अब जिन्बू मिस्टर जूही और सोंग के बारे में पूछता है। और अब मिस्टर बोजिन बोलते हैं कि मिस्टर सोंग ने अपना एक हाथ गवा दिया है और जूही भी अभी सदमे में है। और मिस्टर बोजिन जिन्बू को ये भी बता रहे होते हैं कि उस डंजन में बहुत से लोग मारे गए और जैसे ही व्हाइट टाइगर गिल्ड वहाँ पर पहुंची वहाँ पर तुम उन्हें बेहोश पड़े हुए मिले और वहाँ पर कोई भी स्टेचू नहीं था और ना ही किसी हंटर की डेड बॉडी। और अब मिस्टर बोजिन जिन्बू से बोलते हैं क्या तुम्हें कोई डबल अवेकनिंग मिली है। और अब जिन्बू सोच रहा होता है किसी भी हंटर को डबल अवेकनिंग जब मिलती है और तभी उसे अपने अंदर बहुत सारी मैजिक पावर्स का एहसास होता है और उसकी लो रैंक एस रैंक तक जा सकती है। और अब मिस्टर बोजिन जिन्बू से बोलते हैं ये मानामीटर है, तुम इस पर अपना हाथ रखो। और मिस्टर बोजिन अपने मन में सोच रहे होते हैं जैसे कि हमने दूसरे हंटर से सुना है उस टेम्पल के अंदर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स थे और वो क्या पता कहाँ पर गायब हो गए। इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई एस रैंक का या फिर ए रैंक का हंटर मौजूद होगा, नहीं तो फिर इसी बंदे ने उन्हें मारा होगा। लेकिन मिस्टर बोजिन जैसे ही जिन्बू की रैंक देखते हैं वो खुद भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जिन्बू मिस्टर बोजिन से बोलता है मेरी नई रैंक क्या है मुझे जल्दी बताओ। और अब मिस्टर बोजिन बोलते हैं हमें माफ करना, शायद हमसे कोई गलती हो गई। और अब मिस्टर बोजिन ज्यादा ज्यादा यही सोच रहे होते हैं कि एक ई रैंक के हंटर का माना करीबन 70 से ज्यादा होता है, लेकिन इस बंदे का माना 70 से भी कम है। ये बंदा बस एक आम इंसान है। और जिन्बू भी अपने मन में यही सोच रहा होता है, बेकार की उम्मीदें बढ़ गई थी। और अब जिन्बू के सामने एक विंडो ओपन होती है। जिन्बू भी उसे देखकर काफी ज्यादा शौक था कि ये सब क्या है, लेकिन जिन्बू अपनी पास्ट की चीजों को याद करता है जहाँ पर वो मरने की कगार पर था। और उसके बाद जिन्बू के सामने एक ऐसी विंडो ओपन हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें एक प्लेयर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि जिन्बू की ये सिस्टर थी और इसका नाम जिना है। और अब जिना जिन्बू को काफी ज्यादा डांट रही होती है कि हर बार चोट तुम्हें क्यों लगती है, और अगर इस बार तुम्हें किसी भी तरीके की चोट लगी तो मैं भी अपने स्कूल को छोड़ दूंगी और कहीं ना कहीं जॉब पर लग जाऊंगी। इस वक्त जिन्बू से मना कर देता है कि अब से मुझे कोई भी चोट नहीं लगेगी। और अब जिन्बू जिना से पूछता है कि हम किसी भी गेम की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। इस वक्त जिना जिन्बू को बताती है कि उस गेम के मैसेज बॉक्स में जाओ और तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिना वहाँ से चली जाती है। और अब जिन्बू अपनी विंडो के मैसेज बॉक्स को चेक करता है जहाँ पर उस विंडो में लिखा होता है कि प्लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और जिन्बू अपने डेली मिशंस को चेक करता है जहाँ पर उसे हर दिन 100 पुशअप्स और 100 सेटअप्स और 10 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। और अगर प्लेयर इन सभी मिशंस को पूरा नहीं करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। और अब जिन्बू बोलता है ये कैसा मजाक है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। और अब नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदा दिखाई देता है जिसका नाम चोई जोंग है और ये बंदा एक एस रैंक का हंटर है। और इस बंदे के सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम मिस चाइन है और ये भी एक एस रैंक की हंटर है। और अब चोई जोंग मिस चाइन से बोलता है तुम्हें एक बी रैंक के डंजन में एक कमांडर के रूप में जाना होगा ताकि तुम नए हंटर्स को ट्रेनिंग दे सको, जिस पर की चाइन भी मान जाती है। और अब हमें नेक्स्ट सीन एक हाईवे का दिखाई देता है जहाँ पर अभी अभी एक डंजन अपेयर हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम जिन्बू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सो रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है कि प्लेयर ने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया है इसलिए उसे सजा मिलेगी। और अब जिन्बू की आंखें जैसे ही खुलती है वो अपने आप को एक रेगिस्तान में पाता है और जिन्बू के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है। जिन्बू के सामने एक और विंडो आती है जिसमें कि लिखा होता है अब तुम्हें यहाँ पर 4 घंटे तक सर्वाइव करना होगा। और अब जिन्बू उन मॉन्स्टर से बचते हुए इधर से उधर भाग रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर भी अपेयर हो रहे होते हैं। वो इधर नेक्स्ट सीन होता है हॉस्पिटल का जहाँ पर सभी नर्स जिन्बू को ही ढूंढ
रही होती है और इधर कुछ घंटे बीत जाते हैं। इधर जिन्बू की पेनाल्टी खत्म हो जाती है और जिन्बू वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है। जिन्बू के सामने विंडो ओपन होती है कि तुमने पेनाल्टी को खत्म कर लिया है, क्या तुम अपने रिपोर्ट को देखना चाहोगे। लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है जो कि बोलती है क्या मिस्टर संग आप ठीक हो। नेक्स्ट में हम जूही को देखते हैं। जूही के पास किसी और बंदे का कॉल आता है जो कि उसे एक डजन के लिए इनवाइट कर रहा था, लेकिन जूही उसे मना कर देती है। लेकिन वो बंदा जूही से बोलता है क्या तुम्हें पता चला कि संग जिन्बू को होश आ चुका है। नेक्स्ट दिन में जूही जिन्बू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ नर्स आपस में बातचीत कर रही होती है कि मिस्टर संग हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, हमने उसे मना भी किया है लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते। और जूही वहाँ से चली जाती है। और अब हम जिन्बू को देखते हैं जिसने कि अपने डेली मिशन को पूरा कर लिया था और वो एक जगह पर बैठा होता है। और अब जिन्बू बोल रहा होता है कि अब मुझे इस सिस्टम के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है। ये विंडो जो कि मेरे सामने ओपन होती है ये मेरा वहम नहीं है और मैं जैसे ही अपने डेली मिशन को पूरा करता हूँ मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं और मुझे बहुत सारे एबिलिटी पॉइंट भी मिलते हैं जिनकी वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जिन्बू को देखते हैं और अब जिन्बू अपने बेड पर बैठा होता है जहाँ पर जिन्बू को एक रैंडम बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से जिन्बू को एक डंजन की चाबी मिलती है। जिन्बू अपने मन में यही सोच रहा होता है सर ये भी मुझे मजबूर बनाने के लिए एक ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट सीन में हम जिन्बू को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास होता है और अब जिन्बू अपने पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है जहाँ पर उसे एक दिन अपनी मोम बेहोश मिलती है और जिन्बू जिना से बोलता है कि मोम आंखें नहीं खोल रही है। और जिन्बू जैसे ही अपनी मोम को डॉक्टर के पास लेकर जाता है डॉक्टर जिन्बू को बताता है कि तुम्हारी मोम को इंटरनल स्लम्बर है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान बस सोता ही रहता है। और जिन्बू को अपनी मोम के बिल को पे करने के लिए एक हंटर बनना पड़ा, लेकिन फिर भी जिन्बू इतना ताकतवर नहीं बन पाया और सभी लोगों ने बस जिन्बू को बुरा भला बोला। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिन्बू सोच रहा होता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मैं अपने सारे पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में डाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम एक स्टेशन को देखते हैं, वहाँ पर हम जिन्बू को भी देखते हैं। जिन्बू अपने पास से वही की को निकालता है और वहाँ का दरवाजा ओपन करता है और जिन्बू उस डंजन के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी जिन्बू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है इस डंजन को क्लियर किए बिना तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और उस डंजन का दरवाजा भी बंद हो जाता है और अब जिन्बू को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन जिन्बू के पास अंदर जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और अब जिन्बू उस डंजन के अंदर जाने लगता है जहाँ पर उसे 3 गोब्लिन दिखाई देते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिन्बू को उन तीनों के अटैक को डॉज करते हुए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और एक गोब्लिन जिन्बू के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से जिन्बू बहुत ही दूर जाकर गिरता है। लेकिन जिन्बू उनसे दोबारा से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और जिन्बू एक गोब्लिन को मार देता है और ऐसा करते करते जिन्बू दूसरे और तीसरे गोब्लिन को भी मार देता है। जिन्बू सोच रहा होता है कि मैंने तीनों को मार दिया, लेकिन तभी जिन्बू के ऊपर एक और लाइकन अटैक कर देता है और उसी की अटैक की वजह से जिन्बू का चाकू भी टूट जाता है। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ कि ये लाइकन उन सभी गोब्लिन से काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब वो लाइकन जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जिन्बू के गालों पर एक कट लग जाता है। जिन्बू अपने मन में यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे हील करने के लिए कोई हीलर भी नहीं है, मुझे जिससे फाइट करनी होगी। और वो लाइकन दोबारा से जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जिन्बू एक बैक फ्लिप मारता है। जिन्बू नोटिस करता है रोज एक्सरसाइज करने की वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्की हो गई है और मेरी स्पीड भी बढ़ चुकी है। और वो लाइकन जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्बू अपने मन में यही सोच रहा होता है मैं कब तक भागता रहूंगा। और जिन्बू उस लाइकन को एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो लाइकन बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और अब जिन्बू और उस लाइकन की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जिन्बू यही सोच रहा होता है कि इस तरीके से मैं नहीं जीत सकूंगा। और अब वो लाइकन जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्बू भाग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा था मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। लेकिन तभी जिन्बू को याद आता है और अब जिन्बू बोलता है इन्वेंट्री। जिन्बू के सामने एक विंडो अपेयर होती है और जिन्बू वहां से एक तलवार को बाहर निकालता है जिसकी हेल्प से जिन्बू उस लाइकन को वहीं पर मार देता है। जिन्बू यही सोच रहा होता है कि ये तलवार मिस्टर किम की है, लेकिन तभी जिन्बू के सामने 2 और लाइकन आ जाते हैं, लेकिन जिन्बू की तलवार वहीं पर फंस जाती है और वो लाइकन जिन्बू के ऊपर अटैक करता है। वो जिन्बू बहुत ही इजिली उन दोनों लाइकन को भी मार देता है। और अब जिन्बू एक जगह पर बैठा होता है, उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और हम वहाँ पर जिन्बू का लेवल देखते हैं। जिन्बू अभी लेवल 2 पर है। जिन्बू अपने मन में यही सोच रहा होता है अब मैं लेवल 2 पर आ चुका हूँ और मैं हर रोज डेली मिशन को पूरा करता था तो मुझे 2 पॉइंट मिलते थे जिन्हें कि मैं अपनी एबिलिटी में जोड़ लेता था। लेकिन जब भी मेरा लेवल अप होता है मुझे बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं जिससे कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हूँ और मुझे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा जिससे कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। और अब जिन्बू को उन लाइकन के पास से एक दांत मिलता है और जिन्बू के सामने तभी स्टोर विंडो भी ओपन होती है। जिन्बू यही सोच रहा होता है क्या यहाँ पर स्टोर भी है। जिन्बू अपने स्टोर से कुछ खरीदने की कोशिश करता है
लेकिन वो अभी कुछ खरीद नहीं पा रहा होता है, इसलिए जिन्बू उस लाइगन के दांत को सेल कर देता है, जिसकी वजह से जिन्बू को 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। और अब जिन्बू अपने सामने देखता है, जहाँ पर उसके सामने एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे लाइगन खड़े होते हैं। और अब जिन्बू और उन लाइगन की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जिन्बू उन सभी लाइगन्स को मार रहा होता है। और लाइगन्स को मारते मारते जिन्बू का बहुत बार लेवल अप भी होता है। और फाइनली कुछ देर की फाइट के बाद जिन्बू उन सभी लाइगन्स को हरा देता है और जिन्बू को बहुत सारा लेवल अप भी मिलता है। और जिन्बू को एक टाइटल भी मिलता है जो कि वुल्फ असैसिन का था। और अब जिन्बू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि उसे 40 एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं। और अब जिन्बू अपने स्टोर में देखता है, जिन्बू को उन सभी लाइगन्स को मारने पर बहुत सारे आइटम मिले होते हैं। और हम जिन्बू के हाथों में टेलीपोर्टेशन स्टोन को देखते हैं। जिन्बू सोच रहा होता है, अगर मैं चाहूँ तो इस टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, लेकिन अगर क्या पता मुझे दोबारा स्ट्रॉन्ग बनने का मौका ना मिले। इसलिए जिन्बू उस डंजन के अंदर जाने का डिसाइड करता है। और जिन्बू उस डंजन के अंदर आते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। और अब जिन्बू काफी कुछ समझ चुका था, अगर किसी मॉन्स्टर के ऊपर व्हाइट कलर आता है तो वो मुझसे काफी ज्यादा कमजोर है, और अगर किसी मॉन्स्टर के ऊपर ऑरेंज कलर है तो वो मेरे बराबर ही पावरफुल है, या फिर रेड कलर हो तो वो मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब जिन्बू को सेंस हो जाता है कि डंजन का बॉस मेरे पास ही में है। और हम जिन्बू के लेवल को देखते हैं, जिन्बू 15 लेवल पर आ चुका है। और अब जिन्बू नीचे बॉस की तरफ जा रहा होता है। और अब जिन्बू जैसे ही नीचे आता है, उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिन्बू बहुत ही दूर जाकर गिरता है और जिन्बू की तलवार भी टूट जाती है। और हम उस डंजन के बॉस को देखते हैं जो कि एक बड़ा सा स्नेक है और उसका नाम कसाका है। और अब वो स्नेक जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्बू भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, लेकिन कसाका की स्किन काफी ज्यादा हार्ड थी, जिन्बू उसमें बिल्कुल भी छेद नहीं कर पा रहा होता है। और जिन्बू को उस स्नेक के अटैक को डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा कि मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन मैं अब भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। इधर हम देखते हैं कि कसाका जिन्बू के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। वो जिन्बू को कुचलकर मारने की कोशिश करता है। और अब जिन्बू अपनी पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है कि यहाँ पर सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। और जिन्बू ये भी सोच रहा होता है कि मुझे भी अब स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि ताकतवर हर हालात से निपट सकता है और कमजोर बेसहारा होकर देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं ताकतवर बनने के लिए यहाँ तक आया हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और अब कसाका जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्बू कसाका के अटैक को डॉज करते हुए उसके सिर के ऊपर चढ़ जाता है और जिन्बू अपने हाथों से ही कसाका की पीठ को दबाने लग जाता है, जिससे कि उस सांप की स्किन क्रैक होने लग जाती है। और जिन्बू फाइनली थोड़ी देर की मेहनत के बाद कसाका को वहीं पर मार देता है, जिससे कि जिन्बू को लेवल अप मिलता है। और जिन्बू को कसाका के मरने पर 2 रिवॉर्ड मिलते हैं। पहले रिवॉर्ड में जिन्बू को एक डेगर मिलता है जो कि कसाका के दांतों से बना है, और दूसरे रिवॉर्ड में जिन्बू को कसाका का जहर मिलता है। और जिन्बू के सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है, तुमने डंजन बॉस को मार दिया है और अब तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। और अब जिन्बू जैसे ही उस स्टेशन से बाहर आता है, और अब जिन्बू को बाहर एक सोल्जर मिलता है। और वो सोल्जर जिन्बू से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुमने खबर नहीं सुनी। और अब वो सोल्जर जिन्बू के हाथों में एक तलवार को देखता है, और वो सोल्जर जिन्बू से पूछता है, क्या तुम एक हंटर हो। जिस पर कि जिन्बू बोलता है, हाँ मैं एक हंटर हूँ। और अब वो सोल्जर जिन्बू से माफी मांगता है और बोलता है, चलिए मैं आपको फाइट की जगह पर ले चलता हूँ। और अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक डंजन ब्रेक हुआ है जहाँ से बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर बाहर निकले हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सभी हंटर उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी हंटर उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। और हम वहाँ पर जूही को भी देखते हैं जो कि सभी को हील करने का काम कर रही होती है, लेकिन जूही अपने मैजिक पर फोकस नहीं कर पा रही थी। लेकिन जिन्बू जूही को देख लेता है। जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है जूही अभी भी सदमे में है। और अब जिन्बू डिसाइड करता है कि वो उन सभी हंटर्स की हेल्प करेगा। और जिन्बू अपने मन में ये भी सोच रहा होता है, जिन्बू यही सोच रहा होता है, अभी मैंने जिस कसाका स्नेक को हराया है ये मॉन्स्टर उससे कहीं ज्यादा कमजोर है। और जिन्बू अपनी टूटी हुई तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, और जिन्बू के एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और वहाँ खड़े सभी हंटर काफी ज्यादा खुश थे कि हमने इस बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन तभी एक हंटर नोटिस करता है कि हमारे अटैक तो इस मॉन्स्टर पर काम ही नहीं कर रहे थे, तो ये अचानक से हार कैसे गया और वो उड़ती हुई चीज क्या थी। और वो हंटर अपने सामने एक टूटी हुई तलवार को देखता है। और अब वो हंटर उस सोल्जर से पूछता है, ये तलवार किसकी है। और अब वो सोल्जर बताता है, ये तो एक हंटर की तलवार है, वो यहीं पर था। लेकिन तभी वो हंटर अपने मन में सोचता है, एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर जैसे कि 10 हंटर भी नहीं हरा पा रहे थे, उसे बस एक टूटी हुई तलवार से हरा दिया गया, शायद वो कोई हाई रैंक का हंटर होगा। उधर जिन्बू भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं कि था कि एक बार काफी होगा उसे मारने के लिए। और जिन्बू वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस जूही जिन्बू को देख लेती है। और अब नेक्स्ट सीन हो रहा है हॉस्पिटल का, यहाँ पर सभी नर्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तुमने उस बंदे को देखा, जिसमें कि दूसरी नर्स बोलती है, वही ई रैंक का हंटर। पहले तो वो इतना खास नहीं दिखता था, लेकिन वो कुछ दिनों की एक्सरसाइज के बाद से वो काफी ज्यादा हॉट हो गया है। और अब दूसरी नर्स बोलती है कि इतनी जल्दी कोई इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना सकता है। अगर सही मायने में बोला जाए तो ये नर्स जिन्बू की बॉडी की तारीफ कर रहे होते हैं। और अब एक नर्स जिन्बू के रूम में आती है जहाँ पर जिन्बू अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो नर्स भी जिन्बू को देखकर काफी ज्यादा शौक थी कि कोई बंदा इतनी जल्दी बॉडी कैसे बना सकता है। और अब जिन्बू उस नर्स से पूछता है, क्या तुम्हें कोई काम है। जिस पर कि वो नर्स जिन्बू से बोलती है,
आज के दिन आप डिस्चार्ज होने वाले हो। और वो नर्स जिन्बू से उसका नंबर भी मांग लेती है। जिन्बू को लग रहा होता है कि ये मेरी रिपोर्ट मेरे मोबाइल पर सेंड करेगी, इसलिए जिन्बू भी उसे अपना नंबर दे देता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं एक रिपोर्टर को जो कि एस रैंक के हंटर यूनो का इंटरव्यू ले रही होती है। और यूनो भी अपने बारे में काफी कुछ बता रहा होता है कि हमारा सामना डेंजन में हर दिन अलग अलग मॉन्स्टर से होता है, इसलिए हमें हमारी बॉडी को फिट रखना पड़ता है और इस गली में हर दिन एक्सरसाइज भी करता हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं जिन्बू की सिस्टर जिना को। और अब जिना जिन्बू से बोलती है कि अब मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, लेकिन तभी जिना जिन्बू की बॉडी को नोटिस करती है और बोलती है जिन्बू क्या तुम जिम जाने लगे हो? जिस पर जिन्बू बोलता है नहीं, मैं हर दिन एक्सरसाइज करता हूँ। और जिना ये भी बोलती है कि तुम्हारी हाइट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब जिना अपने स्कूल जाने लगती है और जिन्बू से एक अम्ब्रेला दे देता है। और अब जिन्बू अपने मिशन को देख रहा होता है जहाँ पर उसे बस 10 किलोमीटर की रनिंग ही कंप्लीट करनी होती है। और साथ ही में जिन्बू अपने लेवल को देखता है और जिन्बू के पास 12 एबिलिटी पॉइंट भी रखे होते हैं। जिन्बू अपने मन में यही सोच रहा होता है कि इन पॉइंट को मैं अपनी किस एबिलिटी में ऐड करूँ। और जिन्बू उन 12 पॉइंट को अपनी एजिलिटी में जोड़ लेता है। लेकिन तभी जिन्बू के मोबाइल पर एक कॉल आता है जो कि उस घर के ओनर का था। ओनर जिन्बू से बोल रहा होता है कि तुमने इस मंथ का किराया नहीं दिया है। और अब जिन्बू ओनर से बोलता है मैं इस घर का किराया जल्दी ही जमा कर दूंगा। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है अब मैं वैसे पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ तो मुझे हाई रैंक के टेंशन में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इससे सभी लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा और जहाँ तक मुझे अपने सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना होगा क्योंकि ऐसा कोई भी हंटर नहीं है जो कि लेवल अप कर सकता है। लेकिन अभी जिन्बू के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। नेक्स्ट दिन में हम जिन्बू को देखते हैं जो कि भाग कर कहीं पर जा रहा होता है और उसने अपनी 10 किलोमीटर की रनिंग को भी कम्प्लीट कर लिया था। लेकिन तभी एक बंदा जिन्बू के पास आता है और बोलता है मेरा नाम है डोंगसू। और अब जिन्बू भी बोलता है मेरा नाम है संग जिन्बू। और अब डोंगसू बोलता है क्या तुम ई रैंक के हंटर हो? लेकिन तभी डोंगसू के पीछे से एक बंदा आता है जो कि बोलता है मैं इसे पहचानता हूँ, शायद इसका नाम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। और सभी लोग जिन्बू के ऊपर हंस रहे होते हैं। लेकिन अभी डोंसू बोलता है जिन्बू की बातों पर ध्यान मत दो। और अब डोंसू जिन्बू को उसके काम को समझाने लगता है कि हमें हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक बंदे की जरूरत थी, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया और तुम्हें यहाँ रहकर लड़ना नहीं है, तुम्हें बस एक पोर्टर के रूप में काम करना है। और इन बैग के अंदर कुछ वेपन और खाने के सामान है, तुम्हें इन्हें लेकर हमारे साथ चलना होगा, बस तुम्हारा इतना ही काम है। और अब जिन्बू अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि जिन्बू से बोलता है मेरा नाम है जिनो और मैं भी एक डी रैंक का हंटर हूँ। जिन्बू उसके आर्मर को देखकर काफी ज्यादा शौक था। जिन्बू सोच रहा होता है शायद ये कोई अमीर बंदा होगा। और अब वो सभी लोग डेंजन के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ खड़े सभी हंटर उस डेंजन को देखकर काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि उस डेंजन का साइज काफी ज्यादा बड़ा था। जिन्बू भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने आज तक इतना बड़ा डेंजन नहीं देखा। और अब सभी लोग उस डेंजन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर डोंसू एक बंदे से बोलता है कि हमें रोशनी की जरूरत है और वो बंदा अपनी मैजिक पावर से वहाँ पर लाइट क्रिएट करता है। और अब वो सभी हंटर डेंजन के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा गुफाएं थी और जिन्बू को सेंस हो रहा होता है कि वो सभी मॉन्स्टर हमारे आसपास ही है। और सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अब उन सभी हंटर्स को उन मॉन्स्टर्स की आवाजें आने लगती है। और अब जिन्बू उन सभी हंटर्स को बताता है कि मॉन्स्टर हमारे ऊपर से अटैक करने वाले हैं। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि एंट थी। सभी हंटर उनसे फाइट करने लग जाते हैं और अब एक हंटर अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से बहुत सारी चींटियां मर जाती है और बाकी हंटर उन सभी चींटियों से फाइट कर रहे होते हैं। वो इधर जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि इस टीम का काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, शायद ये लोग बहुत टाइम से एक साथ काम कर रहे होंगे। वो इधर एक चींटी जिन्बू के ऊपर अटैक कर देती है लेकिन जिन्बू बस उसे एक ही किक से मार देता है। और अब कुछ देर की फाइट के बाद वो सभी हंटर उन सभी एंट को मार देते हैं और डोंसू जिन्बू को थैंक यू बोलता है क्योंकि जिन्बू की वजह से उन सभी की जान बची है। लेकिन तभी एक हंटर डोंसू से बोलता है यहाँ पर देखो, देखने में लगता है इन सभी एंट को किसी और ने भी यहाँ पर मारा है। डोंसू समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी मॉन्स्टर है जो कि इन सभी एंट से काफी ज्यादा पावरफुल है। और जिन्बू को डोंसू की स्ट्राइक स्पॉट पर काफी ज्यादा शक भी हो रहा होता है और जिन्बू जिन्हो से बोलता है हमें संभल के रहना होगा। और कुछ देर के सफर के बाद वो सभी हंटर डेंजन बॉस के रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे माना स्टोन दिखाई देते हैं। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं इन्हें बेचकर तो हम काफी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। और अब एक हंटर डोंसू से बोलता है इन सभी चीजों को देखकर आपका भाई आपसे बहुत जलेगा। और अब जिन्बू से बोलता है क्या मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देख सकता हूँ क्योंकि मैं कानून अच्छे से जानता हूँ। और अब जिन्बू के कॉन्ट्रैक्ट पेपर को चेक करता है और अब डोंसू के पास जाता है और बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा है कि पैसे का बंटवारा सिर्फ 7 लोगों में होगा और जिन्बू को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा और माना क्रिस्टल माइनिंग से मिलते हैं, ना कि मॉन्स्टर्स से। और अब डोंसू जिन्नू से बोलता है चिंता मत करो, पैसों का बंटवारा 8 हिस्सों में होगा। और अब डोंसू अपने बंदे से बोलता है क्या तुम वेपन लाए हो? जिसमें कि वो बंदा बोलता है मुझे लगा कि इनकी जरूरत नहीं होगी इसलिए मैं इन्हें गाड़ी में ही भूल आया। और अब डोंसू उसे डांटने लगता है कि लापरवाही की हद होती है। और अब डोंसू जिन्नू और जिन्बू से बोलता है कि तुम दोनों को यहीं पर रुकना होगा, हम बाकी के वेपन लेकर आते हैं। और अब जिन्नू डोंसू से बोलता है कि डेंजन बॉस यहीं पर है, अगर उसने हम दोनों पर अटैक किया तो। जिस पर कि डोंसू बोलता है चिंता मत करो, ये अभी सो रहा है, अगर तुम इसकी छेड़छाड़ ना करो तो ये तुम पर अटैक नहीं करेगा। और अब डोंसू और डोंसू की पूरी टीम वहां से चली जाती है और जिन्बू को डोंसू और डोंसू की पूरी टीम के ऊपर काफी ज्यादा शक हो रहा था। और अब डोंसू अपने
अपने एक हंटर से बोलता है कि बॉस के रूम का दरवाजा बंद कर दो, और वो बंदा बॉस के रूम का दरवाजा बंद कर देता है। जिनो ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक था और बोलता है उन्होंने हमें धोखा दिया। उधर जिन्बू भी सोच रहा होता है मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। और अब जिन्बू मिस्टर सोंग की बातों को याद कर रहा होता है कि हंटिंग के काम में तुम्हें बहुत से बुरे और अच्छे लोग मिलेंगे जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और बहुत से लोग तुम्हें निशाना भी बना सकते हैं। और जो डंजन है उनके अंदर कोई भी कैमरा नहीं लगे होते हैं, इसलिए डंजन की बातें डंजन के अंदर ही रहती है। और अगर तुम डंजन में किसी को भी मार दो और अगर उसका कोई सबूत नहीं है तो तुम आराम से बच सकते हो। लेकिन तभी हम डंजन की बॉस को देखते हैं जो कि एक स्पाइडर होता है, और अब डंजन का बॉस जाग चुका है। और अब जिनो जिन्बू से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे फाइट करूंगा। और अब जिन्बू सोच रहा होता है कि इस सी रैंक के डंजन के बॉस को हराना आसान नहीं होगा। और अब जिन्बू जिनो से बोलता है तुम पीछे रहो, इस बॉस से मैं फाइट करूंगा। और जिन्बू अपने हाथों में अपने डेगर को अपेयर कराता है। नेक्स्ट सीन में हम डोंगसू और उसकी पूरी टीम को देखते हैं, और अब एक बंदा डोंगसू से बोलता है हम उन दोनों हंटर को बहुत ही इजीली मार सकते थे, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर कि डोंगसू बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो, अगर हम उन दोनों को वहीं पर मार देते तो डंजन बॉस जाग जाता और हमें माना क्रिस्टल नहीं मिल पाते। और अब एक हंटर डोंगसू से बोलता है अगर माना क्रिस्टल निकाले टाइम डंजन बॉस जाग गया तो हम क्या करेंगे। और अब डोंगसू बोलता है इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है, मैंने वहाँ पर एक गुफा देखी थी, हम उसी के अंदर से जाएंगे और सारे माना क्रिस्टल निकाल लेंगे, और अगर हमें माना क्रिस्टल नहीं मिल पाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुमने देखा ही होगा कि जिनो के पास कितने महंगे आर्मर थे। अगर हमें माना क्रिस्टल नहीं भी मिले तो हम खाली हाथों यहाँ से नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम जिनो और जिन्बू को देखते हैं, जहाँ पर जिनो जिन्बू को बता रहा होता है कि हम अकेले इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते, इससे फाइट करने के लिए हमें बी रैंक के हंटर की जरूरत होगी। जिन्बू भी अपने मन में सोच रहा होता है कि जिनो बिल्कुल सही कह रहा है, पिछली बार जब मैंने कसाका से फाइट की थी तो वो डी रैंक का था, और उसके बाद जिस मॉन्स्टर से मैंने फाइट की थी वो शायद ई रैंक का था, और ये स्पाइडर उन दोनों मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट है। और अब जिन्बू ये भी सोच रहा होता है कि मुझे ये सब जानकर भी डर नहीं लग रहा है, और वैसे भी मैं सी रैंक के बॉस को तो हरा ही सकता हूँ। जिन्बू उस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन गोगानी और मिस्टर बूजिन को देखते हैं, और अब गोगानी मिस्टर बूजिन से बोल रहे होते हैं कि ये मीडिया वाले बहुत ही ज्यादा सवाल पूछते हैं और मुझे शुरू से ही बातचीत करना बहुत ही कम पसंद है। और अब मिस्टर बूजिन गोगानी से बोलते हैं अभी आपको कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, तो क्या आप मेरी प्रैक्टिस में मदद करवा सकते हो, जिस पर कि मिस्टर गोगानी भी मान जाते हैं। और इधर हम जिन्बू को देखते हैं जो कि उस स्पाइडर के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि इस स्पाइडर का स्केलेटन काफी ज्यादा हार्ड है, और अगर इसने एक भी अटैक मुझ पर सही कर दिया तो मेरा खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। इधर जिनो अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये बंदा सच में एक ई रैंक का हंटर है, और क्या इसने हमसे झूठ तो नहीं बोला। और जिनो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि मैंने अफवाहें सुनी है कि कुछ हंटर ऐसे होते हैं जो कि अपनी रैंक और अपनी शक्तियों को छुपाते हैं, और उन्हें अपनी पावर्स को छिपाते हुए खून खराबा करने में ज्यादा मजा आता है। और अब जिन्बू जिनो को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है। उधर जिन्बू भी उस मकड़ी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी जिन्बू नोटिस करता है कि मेरे सभी अटैक्स बेकार जा रहे हैं और इस पर मेरे अटैक्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर ऐसे ही मैं फाइट करता रहा तो मैं बिल्कुल ही थक जाऊंगा और मुझे इसके वीक पॉइंट पर अटैक करना है। जिन्बू डिसाइड करता है कि वो इसकी आंखों पर अटैक करेगा, और अब जिन्बू उस स्पाइडर पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो स्पाइडर एसिड से जिन्बू के ऊपर अटैक करता है। जिन्बू यही सोच रहा होता है कि बस यही देखना बाकी रह गया था, लेकिन तभी जिन्बू को एक स्किल मिलती है जिससे कि जिन्बू 30% अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। और अब जिन्बू अपनी नई स्किल स्पीड का यूज करता है और उस स्पाइडर के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी वो स्पाइडर जिन्बू के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। उधर जिनो भी जिन्बू की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शौक था, और जिन्बू का थकावट लेवल भी अब 17 पर आ चुका है। और अब जिन्बू उस स्पाइडर पर जैसे ही अटैक करने जाता है हम देखते हैं उसका थकावट लेवल अब 70 पर आ चुका है, लेकिन तभी वो स्पाइडर जिन्बू के ऊपर अटैक करता है जिससे कि जिन्बू बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और अब वो स्पाइडर जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जिन्बू अपनी फुली रिकवरी का यूज करता है और उसके अटैक से बच जाता है। और अब जिन्बू एक हाई जंप लगाता है और जिन्बू सीधे उसके सिर पर अटैक करता है, और जिन्बू बार बार उसके सिर पर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बॉस वहीं पर मर जाता है। और अब जिन्बू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है तुमने डंजन बॉस को हरा दिया है, और जिन्बू को 3 बार लेवल अप भी मिलता है। उधर जिनो भी काफी ज्यादा शौक था और सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इसने डंजन बॉस को अकेले ही हरा दिया। और अब जिन्बू उस स्पाइडर की बॉडी से माना स्टोन निकाल लेता है। जिन्बू ये सोच रहा होता है कि मार्केट में इसकी कीमत क्या होगी। और अब जिनो जिन्बू के पास आता है और बोलता है बॉस आप थक गए होंगे, पानी पी लीजिए और मैं आपके लिए माना स्टोन निकालता हूँ। जिन्बू यही सोच रहा होता है कि ये अलग बिहेव क्यों कर रहा है। और अब डोंजू और डोंजू की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं ये
दोनों अभी भी जिंदा है और उन सभी को लग रहा होता है कि जिनो ने इस बॉस को हराया है क्योंकि उसके पास काफी महंगे आर्मर थे। और अब डोन्सू जिनो से बोलता है कि तुम्हारा ये आर्मर मुझे चाहिए और मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ कि संग जिन्बू को मार दो क्योंकि इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। और डोन्सू अपने मन ही मन यही सोच रहा होता है कि इस बंदे ने अपने आर्मर की मदद से बॉस को हरा दिया, हमारे लिए इस बंदे को मारना मुश्किल होगा। और अब डोन्सू जिनो से बोलता है अगर तुमने संग जिन्बू को नहीं मारा तो हम तुम दोनों को मार देंगे। और अब डोन्सू जिनो से ये भी बोलता है इतना घबराओ मत, डेंजिन की बातें डेंजिन के अंदर ही रहती है। लेकिन जिनो डोन्सू के ऊपर ही अपनी तलवार पॉइंट कर देता है जिस पर डोन्सू बोलता है अच्छा तो तुम इसका साथ दोगे। और अब वो सभी लोग जिन्बू की तरफ ही आ रहे होते हैं। डोन्सू अपने एक बंदे को ऑर्डर देता है कि जिन्बू को मार दो, लेकिन तभी जिन्बू के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट अपेयर होती है। जिन्बू की विंडो में लिखा होता है कि ये 6 बंदे तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें इन्हें मारना होगा और अगर तुम इन्हें नहीं मारते तो तुम खुद मारे जाओगे। लेकिन तभी वो बंदा जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जिन्बू बहुत ही दूर जाकर गिरता है। नेक्स्ट सीन में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि एक दूसरे के हाल चाल पूछ रहे होते हैं और अपनी गिल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक लड़की बोलती है क्या तुम्हें एक चीज की खबर मिली कि एक डंजन में बहुत सारे हंटर्स मारे गए। नेक्स्ट सीन में हम जिनो, जिन्बू और डोन्सू की पूरी टीम को देखते हैं। उधर जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है मैं कैसे भूल गया कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ताकतवर कमजोर को दबाते हैं और सिस्टम ने मुझे अभी भी एक क्वेस्ट दी है कि मुझे इन सभी लोगों को मारना होगा और अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी और अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। अगर सिस्टम मेरा यूज कर रहा है तो मैं भी सिस्टम का यूज करूंगा। और सभी लोग जिन्बू को इस तरीके से खड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक थे। और अब जिन्बू की बॉडी से काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है और अब एक बंदा जिन्बू के पास आता है और बोलता है कि तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि तुम पूरी मैन काइंड के सबसे कमजोर हंटर हो। लेकिन तभी जिन्बू अपने नाइफ से उसके गले को काट देता है और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। और जिन्बू ने 6 में से एक बंदे को भी मार दिया था। और अब डोन्सू और बाकी सभी हंटर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि अभी जो हंटर मारा है वो डी रैंक का था, एक ई रैंक का हंटर डी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है। वो इधर जिन्बू भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने अभी अभी एक इंसान को मारा है और ऐसा करने के लिए मुझे सिस्टम ने कहा है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं खुद मारा जाता और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और अब बाकी सभी हंटर जिन्बू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिन्बू उनके अटैक को बहुत ही इजिली डॉज कर रहा होता है और जिन्बू अपनी स्पीड का यूज करता है और एक हंटर को मार देता है। और जिन्बू अपनी नई स्किल पैरालिसिस इफेक्ट का यूज 2 हंटर्स के ऊपर करता है जिसकी वजह से उन दोनों हंटर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और अब जिन्बू 5 लोगों को मार देता है। विलर डोन्सू भी अपने मन में सोच रहा होता है इसने पल भर में मेरी पूरी टीम खत्म कर दी और क्या सच में तुमने ही बॉस को हराया है। और अब डोन्सू जिन्बू से बोल रहा होता है भले तुमने डेंजन बॉस को हराया हो लेकिन तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। डोन्सू अपने मन में सोच रहा होता है शायद इसकी स्पेशल पावर इसकी स्पीड और इसका डैगर है, मैं अपनी पावर का यूज करके अपनी बॉडी को स्टील का बना लूंगा जिससे इसके अटैक मेरे ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। और अब डोन्सू जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जिन्बू डोन्सू के चेहरे को पकड़ता है और उसे जमीन के अंदर घुसा देता है। और अब डोन्सू अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा तो एक ई रैंक का हंटर है लेकिन इसने मुझे कैसे हरा दिया। और अब डोन्सू जिन्बू से बोल रहा होता है अगर तुम चाहो तो ये पूरी माना क्रिस्टल रख लो और मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दे दूंगा लेकिन मुझे मारना मत। और अब जिन्बू डोन्सू से बोलता है तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है और तुम्हें वैसे भी पता होगा कि डेंजन के राज डेंजन के अंदर ही रहते हैं। और अब डोन्सू बोलता है तुम्हें पता नहीं कि मेरा भाई कौन है। लेकिन इतना कहने से पहले जिन्बू उसके सिर को उड़ा देता है और अब जिन्बू देखता है कि ये डेंजन बंद होने वाला है। और अब नेक्स्ट सीन में हम जिनो, जिन्बू और एक लड़की को देखते हैं जो कि उन दोनों से बोल रही होती है कि इस डेंजन में 6 हंटर मारे गए और बस तुम दोनों ही बचे हो। जिस पर जिनो बोलता है हाँ ये सही है। और वो लड़की जिनो के आर्मर की तारीफ कर रही होती है कि ये आर्मर तो काफी ज्यादा महंगा है। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि उस मॉन्स्टर को और उन सभी हंटर्स को मारने पर बहुत सारे स्किल्स और काफी ज्यादा एबिलिटी पॉइंट मिले हैं। और अब वो लड़की जिनो से बोल रही होती है शायद तुमने अपनी आर्मर की हेल्प से उस बॉस को हराया होगा और ये ई रैंक का हंटर तो कहीं पर छिप गया होगा। जिस पर जिनो भी हाँ बोल देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और अब जिनो जिन्बू को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। नेक्स्ट सीन होता है हंटर एसोसिएशन का जहाँ पर एक बंदा मिस्टर बुजिन के पास आता है और बोलता है कि आपको खबर मिली एक सी रैंक की डंजन में 6 लोग मारे गए और बस 2 लोग ही बचकर भागे जिसमें से एक ई रैंक का और एक डी रैंक का था। और अब मिस्टर बुजिन बोलते हैं ये तो आम बात है, वो लोग वहाँ से भाग गए होंगे। और अब वो बंदा बोलता है बात ये नहीं है, उन दोनों ने मिलकर डंजन बॉस को हराया और उस डंजन को क्लोज किया। और डी रैंक का एक बंदा था जिसका नाम जिनो है और उसके पास काफी महंगे आर्मर थे। और अब मिस्टर बुजिन बोलते हैं शायद उसी ने डंजन बॉस को हराया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अब वो बंदा बोलता है मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, इसमें एक ई रैंक का हंटर था जिसका नाम संग जिन्बू है, इससे पहले वो एक डबल लेयर डंजन से बचकर बाहर निकला था और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो इस सी रैंक की डंजन से कैसे बच गया। और उस डंजन के अंदर जो हंटर मारे गए थे उनमें से एक हंटर सी रैंक का था जिसका नाम डोन्सू है और डोन्सू का बड़ा भाई नॉनसुक एक एस रैंक का हंटर है जो कि अभी अमेरिका में है। और अब मिस्टर बुजिन बोलते हैं ये मामला काफी ज्यादा सीरियस है
नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जिन्बू अपने घर आता है और वो अपनी सिस्टर जीना के लिए कुछ खाने के लिए चीजें लाया था, जिसकी वजह से जीना भी काफी ज्यादा खुश होती है और दोनों ही मिलकर चिकन खा रहे होते हैं। और अब जीना बोलती है, तुमने अपनी रेड के बारे में मुझे नहीं बताया और तुम्हें इस बार चोट भी नहीं लगी, शायद इस बार रेड अच्छी रही होगी। इधर जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि उन लोगों ने मुझे शायद कमजोर समझा था, लेकिन मैं अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था और मुझे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और हालांकि मैंने जिन लोगों को मारा है वो कोई मॉन्स्टर नहीं थे, वो एक इंसान थे, लेकिन मेरा डर अब खत्म हो चुका है। और अब जिन्बू एक बियर की बोतल पीता है, लेकिन अभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है, अभी तुमने जिस बियर को पी है वो तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और सिस्टम ने इसे रेक्टिफाई कर लिया है। जिन्बू सोच रहा होता है, मैं भले कितना ही नशा कर लूं, मुझे सिस्टम की वजह से नशा नहीं चढ़ेगा। और अब जिन्बू आराम से अपने घर पर सो रहा होता है, लेकिन तभी जीना वहां पर आती है और बोलती किसी जिनों का कॉल आया है। नेक्स्ट सीन होता है कैफे पैनिक का, जहाँ पर हम जिन्बू और जिनों को देखते हैं और जिनो जिन्बू को शुक्रिया बोल रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी जान बची है। लेकिन तभी जिन्बू जिनो से पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, और अब जिन्बू जिनो को भी थैंक यू बोलता है क्योंकि जिनो ने जिन्बू के सीक्रेट को सीक्रेट ही रखा। और अब जिन्बू जिनो से पूछता है, बेटे तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है। और अब जिनो जिन्बू से बोलता है कि हमें मिलकर एक स्ट्राइक स्क्वाड बनानी चाहिए। और अब जिन्बू बोलता है मजाक बंद करो, और जिन्बू वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जिनो जिन्बू से बोलता है, बस 19 रेड, आपको बस मेरे साथ 19 रेड कंप्लीट करनी है और बस एक बार आप मेरी बात को सुन लीजिए। जिस वक्त जिन्बू भी मान जाता है। और अब जिनो जिन्बू से बोलता है कि मुझे गिल्ड का लाइसेंस चाहिए, इसलिए मुझे 20 रेड को कंप्लीट करना होगा। मैंने आपके साथ एक रेड तो कंप्लीट कर ली है, बस मुझे 19 और कंप्लीट करनी है क्योंकि मुझे विरासत में अपनी कंपनी चाहिए और मैं प्रैक्टिकल टेस्ट को तो पास कर लूंगा कि मेरे फादर यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक है और वो एक गिल्ड बनाना चाहते हैं और उस गिल्ड का मास्टर एक एस रैंक का हंटर होगा और उसका वाइस मास्टर मेरा बड़ा भाई होगा। लेकिन मुझे मेरे बड़े भाई की जगह उस गिल्ड का वाइस मास्टर बनना है, इसलिए मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। और अब जिनो बोल रहा होता है, कोरिया में तो बस 12 एस रैंक के हंटर है। और अब जिनो बोल रहा होता है कि 12 में से 2 हंटर तो रिटायर हो चुके हैं। और अब जिनो से बोलता है, तुमने तो एक गिल्ड को बिजनेस बना दिया। इस वक्त जिनो बोलता है, हाँ एक बिजनेस ही है। और अब जिनो से भी बोलता है, अगर मैं एक हाई रैंक के हंटर की बजाय लो रैंक के हंटर के साथ एक डंजन में जाऊंगा तो मेरे फादर को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। जिनो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं किसी दूसरे हंटर पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ संग जिन्बू पर ही भरोसा कर सकता हूँ। और अब जिन्बू को एक फाइल देता है। जिन्बू को बताता है कि ये हमारी गिल्ड का मेन हेडक्वार्टर होगा जिसकी करंट वैल्यू 30 बिलियन है। जैसे ही आप मेरे साथ 19 रेड को कंप्लीट करोगे मैं आपको ये दूंगा। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि एक टाइम पर मैं ऐसे ऑफर को जाने नहीं दिया करता था, लेकिन अब मैं एक ऐसा हंटर बन चुका हूँ जो कि लेवल अप कर सकता है और मैं अपनी पावर के दम पर बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन किसी दूसरे हंटर पर भरोसा करने की बजाय मैं जिनो के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन जिनो को सॉरी बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जिनो से बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके राज को राज ही रखूंगा। जिस पर जिन्बू भी मान जाता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है अमेरिका का, जहाँ पर हम डोन्सो के छोटे भाई नोन्सो को देखते हैं और नोन्सो काफी ज्यादा गुस्से में था। नोन्सो पीछे खड़ी लड़की से बोल रहा होता है कि कौन है वो जिसने कि मेरे बड़े भाई को मारा है। और अब वो लड़की डोन्सो को फाइल देती है। और अब डोन्सो बोलता है, लोरा अगर मैं किसी दूसरे देश में जाकर किसी को मार दूं तो क्या मेरे ऊपर कोई केस चलेगा। और अब लोरा डोन्सो को बता रही होती है कि आप एक अमेरिका के सिटीजन हो और उससे भी बड़ी बात आप एक एस रैंक के हंटर हो और हम इस केस को रफा दफा कर देंगे। और अब डोन्सो लोरा से पूछता है, क्या मेरा शेड्यूल क्लियर है। जिस पर कि लोरा बोलती है, आप कुछ दिनों के लिए बुक हो। जिस पर कि डोन्सो बोलता है, आगे के शेड्यूल को मत लेना क्योंकि मुझे कोरिया जाना है। जिस पर कि लोरा बोलती है, ठीक है। और अब डोन्सो गुस्से में बोल रहा होता है, डी रैंक का हंटर जिनो और ई रैंक का हंटर संग जिन्बू, मैं तुमसे जल्दी मिलने के लिए कोरिया आ रहा हूँ। नेक्स्ट में हम जिना और जिन्बू को देखते हैं जो कि पार्क में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और अब जिन्बू जिना से पूछता है, अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन आ जाए तो तुम क्या करोगी। जिस पर कि जिना अपना ओपिनियन देती है कि सबसे पहले मैं मॉम का इलाज करवाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी कॉलेज की फीस भरूंगी और बाकी मुझे आइडिया नहीं है। जिस पर कि जिन्बू बोलता है, ठीक है और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। जिन्बू वहाँ से भागते हुए चला जाता है और अब हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर जिन्बू ने अपने डेली मिशन को पूरा कर लिया था। लेकिन जिन्बू ने 10 किलोमीटर की बजाय 11 किलोमीटर की रनिंग कर ली होती है। जिन्बू अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैंने तो मिशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी ये क्यों बढ़ रहा है। जिन्बू डिसाइड करता है कि ये इसे दोबारा से कंप्लीट करेगा और जिन्बू कुछ घंटों के बाद उस मिशन को दोबारा से कंप्लीट कर लेता है। और अब जिन्बू एक जगह पर बैठा होता है, लेकिन तभी उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। जिन्बू उस बॉक्स को ओपन करता है जहाँ पर उसे एक डंजन की की मिलती है। जिन्बू उस की इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा होता है। ये की एक डीमन कासल की है और इसमें खतरे का लेवल S है। और जिन्बू अपनी विंडो में एक और चीज चेक करता है कि इस डीमन कासल के अंदर मुझे होली वाटर ऑफ लाइफ मिलेगा, जिसकी वजह से मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। नेक्स्ट में हम जिन्बू को उसकी मोम के पास देखते हैं। जिन्बू सोच रहा होता है, अगर मुझे होली वाटर ऑफ लाइफ मिल जाए तो मैं अपनी मोम की बीमारी को भी ठीक कर दूंगा। और अब जिन्बू उस एस रैंक डंजन की का यूज करता है और उस डंजन के अंदर चला जाता है जहाँ पर हम चारों तरफ फायर ही फायर को देखते हैं। जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन तभी जिन्बू के सामने 3 सर वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है और ये मॉन्स्टर हेलगेट कीपर सेबरस है। और अब जिन्बू उस मॉन्स्टर के ऊपर
अटैक करता है, लेकिन तभी जिनको नोटिस करता है इस मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं हुआ और अब जिनको अपनी स्किल्स का यूज सेब्रस के ऊपर करता है। लेकिन सेब्रस एक एस रैंक का मॉन्स्टर था, जिनको की सारी स्किल्स कैंसिल हो जाती है और अब सेब्रस जिनको के हाथों में काट लेता है, जिसकी वजह से जिनको की एचपी बिल्कुल आधी हो जाती है और जिनको बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और अब सेब्रस जिनको के पास दोबारा से आता है और उसके ऊपर अटैक करता है और जिनको की एचपी और भी ज्यादा कम हो जाती है और सेब्रस जिनको को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहा होता है और अब जिनको एक जगह पर छिपकर बैठा होता है। जिनको यही सोच रहा होता है कि सिस्टम मुझे बार बार वार्निंग दे रहा है और मेरी एचपी काफी ज्यादा कम हो चुकी है और अब जिनको अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी सेब्रस आकर जिनको के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिनको का टेलीपोर्टेशन स्टोन बहुत ही दूर जाकर गिरता है और जिनको की एचपी भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। जिनको सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिनको को याद आता है कि मेरे पास एक स्टोर है और जिनको वहाँ से पोर्शंस को बाय करता है और उन्हें पीने लगता है, जिसकी वजह से उसकी एचपी काफी हद तक रिकवर हो जाती है। लेकिन तभी सिस्टम ऑटोमेटिकली जिनको को हील करने लगता है, क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता है कि जिनको अभी मरे और अब सेब्रस जिनको को देख लेता है। सेब्रस जिनको के ऊपर अटैक करता है, जिनको उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और अब जिनको सेब्रस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सेब्रस का इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि जिनको की एचपी 179 पर आ चुकी है और जिनको की हालत काफी ज्यादा खराब है और अब जिनको मौका देकर सेब्रस के सिर के ऊपर अटैक करता है और जिनको बार बार उसकी आइस के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से फाइनली अब सेब्रस मारा जाता है और जिनको भी दूर जाकर गिरता है। जिनको के सामने विंडो ओपन होती है, जिसमें कि लिखा होता है तुमने हेलगेट के ऊपर सेब्रस को हरा दिया है और अब सेब्रस के मरने पर जिनको को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं और जिनको को एक और अजीब सी चीज मिली होती है। जिनको को पता चलता है कि मैं होली वाटर ऑफ लाइफ को बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत है, जिसमें मेरे पास एक तो है लेकिन मुझे 2 और चीजों की जरूरत है। और जिनको को बॉस के रूम की की भी मिली होती है, लेकिन जिनको डिसाइड करता है कि अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं इस डंजन के बॉस को हरा सकूं, लेकिन मैं बाद में यहाँ पर जरूर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम जिनको को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे होली वाटर ऑफ लाइफ चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपनी मॉम की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन होली वाटर ऑफ लाइफ मुझे डीमन कासल के अंदर मिलेगा और अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं डीमन कासल को क्लियर कर सकूँ और अब मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। नेक्स्ट सीन होता है कैफे पैनिक का, जहाँ पर हम जिन्मू और जिनो को देखते हैं और जिन्मू ने जिनो की बात मान ली होती है कि वो बाकी की 19 रेड जिनो के साथ करेगा, लेकिन जिन्मू की कुछ शर्त होती है कि डंजन के अंदर बस हम दोनों ही जाएंगे, जिस पर जिनो जिन्मू को बता रहा होता है कि हमें कम से कम 8 लोगों की जरूरत होगी। लेकिन जिनो मान जाता है और जिन्मू से बोलता है आप इसकी चिंता मत करो, इसका बंदोबस्त मैं कर लूंगा। और अब हम नेक्स्ट सीन में एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी एक्सरसाइज को कर रही होती है। हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस चाइन होती है, जो कि एक एस रैंक की हंटर है। और अब चाइन बोलती है तुम कौन हो, जल्दी बाहर आओ। और वो बंदा बाहर आता है और बोलता है मुझे एस रैंक की हंटर से यही उम्मीद थी। और अब वो बंदा चाइन को अपना कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट में हम जिनो और जिनो के फादर को देखते हैं और अब जिनो के फादर बोल रहे होते हैं डंजन को ओपन हुए काफी टाइम हो चुका है और ये दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है और डंजन के अंदर से हमें बेस्ट कीमती माना स्टोन और बहुत सारे क्रिस्टल मिलते हैं और इन सभी माना क्रिस्टल और माना स्टोन को सिर्फ हंटर्स ही बाहर निकाल सकते हैं और इन सभी की देख रेख हंटर एसोसिएशन करती है, जो की गवर्नमेंट की एक कठपुतली है और हंटर्स को गिल्ड काम पर रखती है। और डंजन के अंदर से जो भी माना स्टोन्स मिलते हैं उन्हीं की वजह से ये गिल्ड काफी ज्यादा अमीर बनी है और कोरिया की 5 सबसे बड़ी गिल्ड हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, फेम गिल्ड, रिपर गिल्ड और नाइट गिल्ड है और बड़े डंजन पर इन सभी का कब्जा होता है और डंजन के अंदर से जो भी चीजें मिलती है उन पर हक इन सभी गिल्ड का होता है और मैं हाथ पर हाथ रखकर इन सभी चीजों को नहीं देख सकता और अब मेरा जो सपना है वो गिल्ड बनाकर ही पूरा होगा। नेक्स्ट सीन में हम जिन्मू को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और अब हम देखते हैं कि जिन्मू का लेवल 26 पर पहुंच चुका है। जिन्मू सोच रहा होता है कि मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा और इसके लिए मुझे जिन्मू के साथ सीरिंग की रेड पर जाना होगा। और अब जिन्मू के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि हंटर एसोसिएशन को एक ई रैंक की हंटर की जरूरत है। जिन्मू सोच रहा होता है मुझे क्या रिप्लाई देना चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग को जो कि अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मिस्टर सॉन्ग को भी डी रैंक के मिशन के लिए एक मैसेज आया होता है और मिस्टर सॉन्ग का स्टूडेंट मिस्टर सॉन्ग से बोल रहा होता है मास्टर आपको रिटायर हो जाना चाहिए, जिस पर मिस्टर सॉन्ग बोलते भले मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी समाज सेवा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं मिस्टर किम को और मिस्टर किम के पास भी डी रैंक के मिशन के लिए एक मैसेज आया होता है और अब मिस्टर किम अपनी वाइफ से बोलते हैं मुझे एक मिशन के लिए जाना होगा। और अब उनकी वाइफ बोलती है क्या तुम अभी भी हंटिंग करना नहीं छोड़ोगे? क्या तुम्हें पता है कि उस डबल लेयर डंजन में बहुत से लोग मारे गए थे और अब तुम्हें हंटिंग छोड़ देनी चाहिए, जिस पर मिस्टर किम बोलते हैं अभी हमें पैसों की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चोइजोंग और मिस्टर बैक को और अब बैक चोइजोंग से बोल रहा होता है कि पिछली बार के इंटरव्यू से मुझे कुछ भी नहीं मिला, जिस पर चोइजोंग बोलता है तुमने बाकी जनता पर काफी गहरा इफेक्ट छोड़ा था। और अब बैक चोइजोंग से बोलता है सच बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन चोइजोंग बात को बार बार घुमा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम जूही को देखते हैं जो कि अपनी मॉम
से बातचीत कर रही होती है। जूही की मॉम जूही से बोल रही होती है कि तुम बचपन से ही काफी ज्यादा डरपोक हो और अब तुम्हें अपने हंटिंग के काम को छोड़ देना चाहिए। और अब जूही अपनी मॉम को चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और जूही फोन काट देती है। जूही अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे अब कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर बेक को। जोयजोंग के ऑफिस से बाहर निकलते हैं और हम वहाँ पर मिस चाइन को भी देखते हैं। और अब चाइन जोयजोंग के पास आती है और बोलती है कि आज मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक बंदा मिला था और यूजिन कंस्ट्रक्शन वाले अपने एक गिल्ड बनाना चाहते हैं और उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि मैं उनकी गिल्ड की मास्टर बनूं। और अब जोयजोंग बोलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने उन्हें मना कर दिया होगा। जिस पर चाइन बोलती है हाँ मैंने उन्हें मना कर दिया। और वैसे आप और बेक यूनो क्या बातचीत कर रहे थे। और अब यूनो अपने पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है जहाँ पर जोयजोंग और उसकी आपस में बातचीत हुई थी। जोयजोंग यूनो को बताता है कि तुम्हारा जेजू आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है। जिसमें कि यूनो बोलता है मैं उस आइलैंड को आज तक नहीं भूल पाया। और अब जोयजोंग बोलता है मैं उस आइलैंड पर दोबारा से रेड करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा और बाकी सभी हंटर्स का साथ चाहिए। और अब यूनो बोलता है तो इंटरव्यू का मतलब ये था और मैं भी उस आइलैंड को आज तक नहीं भूल पाया। और अब जोयजोंग बोलता है मुझे पता है कि तुम उस आइलैंड पर कुछ ना कुछ भूल आए थे, इसलिए मुझे तुम सभी हंटर्स का साथ चाहिए। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे बंदे से बोल रहा होता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम्हें उन्हें मारना होगा। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने जो भी तलवारबाजी सीखी है वो मेरे कुछ भी काम नहीं आई, और यहाँ तक कि मेरा मार्शल आर्ट भी। और भगवान का शुक्र है कि मैं एक मैजिक टाइप हंटर हूँ जिससे कि मैं डेंजिन के मॉन्स्टर्स को इजीली मार सकता हूँ। और मिस्टर सॉन्ग को रास्ते में जिन्बू मिलता है और मिस्टर सॉन्ग जिन्बू से बोलते हैं जिन्बू तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो गए हो और अब तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे और तुम्हारी तो एक टांग कट गई थी ना। और अब जिन्बू बोलता है जैसे ही मेरी हॉस्पिटल में आंखें खुली मेरी टांगे बिल्कुल ही ठीक थी। और अब मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं शायद जो लोग तुम्हें बचाने आए थे उनमें से कोई हाई रैंक का हीलर होगा। लेकिन जिन्बू बोलता है मिस्टर सॉन्ग पर आपका हाथ। लेकिन मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं इसकी चिंता मत करो, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर कि जिन्बू बोलता है मुझे किसी डी रैंक के मिशन के लिए बुलाया गया है। जिस पर कि मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं क्या तुम्हें भी बुलाया गया है। और अब जिन्बू और मिस्टर सॉन्ग अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जूही और मिस्टर किम दिखाई देते हैं। और अब मिस्टर सॉन्ग बोल रहे होते हैं कि हम 5 लोग ही है जो कि उस डबल लेयर डेंजन से बाहर आए थे। और अब जूही जिन्बू से बोलती है कि तुम कैसे हो। जिस पर कि जिन्बू बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और अब जूही बोलती है जिन्बू तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो गए हो। जिस पर कि जिन्बू बोलते हैं हाँ काफी टाइम हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर एक वैन आती है और उस वैन के अंदर से 3 क्रिमिनल बाहर निकलते हैं जो कि जूही को छेड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बोलता है अपना मुंह बंद करो और आगे चलो। लेकिन तभी एक लड़की की आवाज आती है जो कि बोलती है सभी हंटर्स मेरे पास आओ, मुझे कुछ बताना है। और मिस्टर सॉन्ग उस लड़की से पूछते हैं क्या ये क्रिमिनल भी हमारे साथ जाएंगे। जिस पर कि वो लड़की बोलती है हमारे पास कुछ हंटर्स की कमी है, ये क्रिमिनल उन्हीं की कमी को पूरा करेंगे और इसकी वजह से उनकी सजा भी कम होगी। लेकिन आप चिंता ना करें, हंटर एसोसिएशन से किम ताइसिक आपके साथ रहेंगे और वो एक बी रैंक के हंटर है, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन्बू को ताइसिक के ऊपर शक होता है। और अब जिन्बू जूही से बोलता है जूही तुम यहीं पर रुको। जिस पर कि जूही बोलती है लेकिन तुम। और अब जिन्बू बोलता है मैं इस डंजन के अंदर जाऊंगा। और अब जूही बोलती है तुम जाओगे तो फिर मैं भी जाऊंगी। और अब ताइसिक जिन्बू और मिस्टर सॉन्ग के पास आता है और बोलता है आज की टीम की लीडरशिप कौन करेगा। जिस पर कि मिस्टर सॉन्ग जिन्बू से पूछते हैं क्या तुम बुरा ना मानो तो आज की लीडरशिप मैं करना चाहूंगा। जिस पर कि जिन्बू बोलता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और मिस्टर सॉन्ग जिन्बू को थैंक यू बोलते हैं। और अब मिस्टर सॉन्ग किम से भी पूछते हैं लेकिन किम बोलता है तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। और ताइसिक भी जिन्बू को ही घूर रहा होता है। और अब वो सभी डेंजन के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट सीन होता है डेंजन के अंदर का जहाँ पर वो सभी क्रिमिनल उन सभी गोब्लिन्स को मारे होते हैं। वो इधर मिस्टर सॉन्ग भी सोच रहे होते हैं कि मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हूँ कि इनमें से गोब्लिन कौन है और क्रिमिनल कौन है। और अब मिस्टर सॉन्ग अपने मैजिक पावर से एक गोब्लिन को मार देते हैं। और अब मिस्टर किंग बोल रहा होता है कि मिस्टर सॉन्ग तो अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इधर हम जिन्बू को देखते हैं जो कि बहुत ही इजिली उन सभी गोब्लिन्स को मार रहा होता है। और अब मिस्टर सॉन्ग जिन्बू से बोल रहे होते हैं कि तुम पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो और तुम्हें इन सभी गोब्लिन्स को मारने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और जूही भी बोल रही होती है जिन्बू इस बार तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगी। और अब मिस्टर सॉन्ग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जिन्बू पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। वो इधर ताइसिक भी जिन्बू को नोटिस कर रहा होता है। और अब वो सभी लोग डेंजन के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी सामने उन्हें 3 गुफा दिखाई देती है। और अब ताइसिक मिस्टर सॉन्ग से बोलता है हालांकि ये डेंजन कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसलिए हमें 3 दिन के ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए ताकि हमारा काम जल्दी ही खत्म हो सके। और अब जिन्बू मिस्टर सॉन्ग से बोलता है हम लेफ्ट साइड वाली गुफा में जाएंगे। और सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम और उस बंदे को देखते हैं। और अब मिस्टर किम उस बंदे से बोल रहे होते हैं कि इस रेड के खत्म होने के बाद हम संग जिन्बू से माफी मांगेंगे क्योंकि पिछली बार हम उस डेंजन से भाग आए थे। और एक हंटर का काम होता है दूसरे हंटर का साथ देना, ना कि उसे बीच रास्ते में छोड़कर जाना। और हमने बहुत ही बड़ी गलती की है और इसकी माफी हम संग जिन्बू से मांगेंगे। नेक्स्ट सीन में हम ताइसिक और उन तीनों क्रिमिनल्स को देखते हैं। और अब वो सभी क्रिमिनल ताइसिक से बोल रहे होते हैं कि गोब्लिन्स को मारने में कोई भी मजा नहीं है। और अब ताइसिक बोलता है अगर तुम्हारी फाइट किसी इंसान से हो तो तुम क्या करोगे। जिसमें कि बहुत सभी क्रिमिनल बोलते हैं इंसान हो या फिर गोब्लिन हमें
कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइसेक किसी बंदे से बातचीत कर रहा होता है और अब वो बंदा ताइसेक से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें उन तीनों क्रिमिनल्स को मारना होगा। उन्होंने मेरी बेटी के साथ बहुत ही बुरा किया है, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने फांसी लगा ली और मेरी वाइफ अभी हॉस्पिटल में है और कुछ सालों के बाद वो केरी इस शहर में आराम से घूमेंगे और ये है $100 बिलियन। मैं चाहता हूँ कि तुम उन तीनों क्रिमिनल्स को मार दो। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। ताइसेक उन तीनों क्रिमिनल्स से बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं मिस्टर बोजिन से कहूंगा कि तुम तीनों के ऊपर बहुत सारे गोबलिन्स ने अटैक किया जिसमें कि तुम मारे गए। और अब हम नेक्स्ट सीन में मिस्टर किम और उस बंदे को देखते हैं और अब मिस्टर किम एक चीज को देखकर काफी ज्यादा सोचते हैं क्योंकि ताइसेक उन सभी क्रिमिनल्स को मार रहा होता है। और अब मिस्टर किम बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर कि ताइसेक बोलता है ये दोनों गुफाएं एक दूसरे से ज्वाइंट है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट वाला रास्ता बॉस के रूम की तरफ जाता है। और अब ताइसेक उस क्रिमिनल को मार देता है। ताइसेक बोल रहा होता है कि अब मुझे प्लान को चेंज करना होगा। ताइसेक उन दोनों की तरफ भी बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनबू, जूही और मिस्टर सोंग को देखते हैं, लेकिन तभी जिनबू को मिस्टर किम की आवाज आती है और जिनबू वहाँ पर जाकर देखता है कि वो तीनों क्रिमिनल्स मरे हुए होते हैं और साथ ही में मिस्टर किम और वो बंदा भी काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। और अब जिनबू मिस्टर किम को देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और अब जिनबू जूही से बोलता है जल्दी से मिस्टर किम को हील करो और जूही मिस्टर किम को हील कर रही होती है। और अब मिस्टर सोंग भी यही सोच रहे होते हैं कि ये काम किसी मॉन्स्टर का नहीं है, ये किसी और नहीं किया है। और अब मिस्टर किम जूही से बोलते हैं रहने दो, तुम तुम्हारी पावर को वेस्ट मत करो, मैं नहीं बचूंगा। और अब जिनबू मिस्टर किम से बोल रहा होता है मिस्टर किम तुम्हें जिंदा रहना होगा अपनी फैमिली के लिए। और अब किम जिनबू से बोलता है मुझे तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगनी थी, प्लीज मुझे माफ कर देना। और मिस्टर सोंग की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन तभी ताइसेक जूही के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिनबू को ये पहले ही सेंस हो जाता है और जिनबू ताइसेक के हाथ को पकड़ लेता है। और अब ताइसेक सभी लोगों से बोलता है पहले तो मैं हीलर को मारना चाहता था, लेकिन मैं शुरुआत अब तुमसे करूंगा। और अब मिस्टर सोंग ताइसेक से बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हंटर एसोसिएशन से नहीं बच पाओगे। जिस पर ताइसेक बोलता है तीनों क्रिमिनल्स ने भागने की कोशिश की और उन तीनों ने सभी हंटर्स को मार दिया और मैं बॉस से फाइट कर रहा था। उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं एक बी रैंक का हंटर था, इसलिए वो लोग मुझे नहीं मार पाए और मुझे उन्हें मारना पड़ा। कहानी कैसी लगी मैं हंटर एसोसिएशन को यही स्टोरी बताऊंगा। और अब जिनबू ताइसेक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिस्टर सोंग बोलते हैं जिनबू तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, मैं इससे फाइट करूंगा। और अब मिस्टर सोंग जूही से बोलता है जूही क्या तुम अपने हीलिंग मैजिक से मेरी पावर बढ़ा सकती हो। और अब जूही मिस्टर सोंग की पावर को बढ़ा देती है। मिस्टर सोंग और ताइसेक की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ताइसेक बोल रहा होता है तुम्हारी मेन पावर तुम्हारा मैजिक है, लेकिन तभी मिस्टर सोंग ताइसेक को बीच से काट देते हैं, लेकिन ताइसेक को कुछ भी नहीं होता, ये उसकी एक स्पेशल एबिलिटी थी। ताइसेक मिस्टर सोंग के साइड पर आ जाता है और अब ताइसेक मिस्टर सोंग की फाइट चल रही होती है और ताइसेक मिस्टर सोंग को जख्मी कर देता है, लेकिन तभी जूही मिस्टर सोंग को हील कर देती है। ताइसेक सोच रहा होता है कि मुझे हीलर को पहले मारना होगा। ताइसेक जूही की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी मिस्टर सोंग ताइसेक के ऊपर अटैक कर देते हैं और मिस्टर सोंग ताइसेक से बोलते हैं कि कभी भी अपने अपोनेंट को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। और अब ताइसेक मिस्टर सोंग के ऊपर अटैक कर देता है और ताइसेक की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, वो मिस्टर सोंग को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। और अब ताइसेक मिस्टर सोंग को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी मिस्टर सोंग अपने मैजिक का यूज करते हैं और वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन ताइसेक मिस्टर सोंग की चाल को समझ चुका था, वो मिस्टर सोंग के अटैक से बच जाता है। और अब ताइसेक मिस्टर सोंग से बोलता है तुम्हारी चाल काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ये मुझ पर काम नहीं करी। और अब ताइसेक मिस्टर सोंग को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिनबू बीच में आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। और अब ताइसेक बोल रहा होता है कि तुम कौन हो। और अब जिनबू बोलता है मेरा नाम है संग जिनबू और मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ। और अब ताइसेक जिनबू से बोलता है कि मैं नहीं मानता, भले तुम मेरे अटैक को एक बार रोक सकते हो, लेकिन इसे बार बार रोकना नामुमकिन है, नहीं तो क्या तुम एक फर्जी रैंकर हो जो कि कभी भी किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ते। और अगर तुम वो भी नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें डबल अवेकनिंग मिली है। जिसे कि सुनकर मिस्टर सोंग और जूही काफी ज्यादा शौक होते हैं। मिस्टर सोंग बोले होते हैं ये शायद पक्का उस डबल लेड डेंजिन की वजह से होगा। और अब ताइसेक सोचता है क्या ये वही संग जिनबू है इससे कि मैं पहले मिला था, लेकिन ये उस बंदे से बिल्कुल ही अलग लगता है। और जब मैंने इसकी रैंक मानामीटर से नापी थी तो इसकी रैंक बहुत ज्यादा कम थी, शायद इसकी पावर बाद में जागी होगी, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फाइट का एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, चलो तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और अब जिनबू ताइसेक से बोल रहा होता है कि तुमने उन्हें क्यों मारा। जिस पर ताइसेक बोलता है क्या तुम उन्हीं तीनों क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो, उन्होंने एक लड़की के साथ बहुत ही बुरा किया था इसलिए मैंने उसे मारा। जिस पर जिनबू बोलता है मैंने ये नहीं पूछा तुमने मिस्टर किम और मिस्टर कंग को क्यों मारा, और तुमने उन्हें बहुत ही तड़वा तड़वा कर मारा है। जिस पर ताइसेक बोलता है क्या तुम ये जानना चाहते हो। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइसेक उसी बंदे से बोलता है मैं तुम्हारे एक काम को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए और भी ज्यादा पैसा चाहिए, और क्या तुम्हें एक चीज के बारे में पता है। और अब ताइसेक उस बंदे को अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ और मुझे बहुत सी बड़ी बड़ी गिल्ड से ऑफर आ चुके हैं, लेकिन मैंने उन्हें ठुकरा दिया। और क्या तुम्हें पता है कि मैं चंद पैसों के लिए हंटर एसोसिएशन में क्यों काम करता हूँ, क्योंकि मुझे
मुझे मॉन्स्टर्स से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। और अब टाइसिक और जिन्बू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और उन दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और मेरे सॉन्ग भी यही सोच रहे होते हैं कि ये वो जिन्बू नहीं है जैसे कि मैं जानता हूँ। और अब टाइसिक जिन्बू से बोलता है, तुम वाली फाइट में कितने भी अच्छे हो लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में मैं तुमसे बहुत ही आगे हूँ। और अब टाइसिक अपनी पावर का यूज करता है और वो जिन्बू के ऊपर बहुत ज्यादा स्लेसेस लगाता है जिसकी वजह से जिन्बू का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और तभी जिन्बू को एक क्वेस्ट मिलती है, तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो तुम्हें मारना चाहता है और अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम्हें पेनाल्टी मिलेगी। और अब जिन्बू टाइसिक से बोल रहा होता है, सिर्फ तुमने तुम्हें मारने की मुझे एक वजह दे दी है। और अब जिन्बू अपनी स्पीड का यूज करता है और टाइसिक के चेहरे पर एक कट लगा देता है और जिन्बू के डिगर में पॉइजन होता है। टाइसिक बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे डिगर में पॉइजन है? और अब दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अब टाइसिक बोलता है, अब मैं भी तुम्हें अपने एक स्किल दिखाता हूँ। जिन्बू जैसे ही टाइसिक के ऊपर अटैक करता है टाइसिक वहां से गायब हो जाता है। और अब टाइसिक जिन्बू को बता रहा होता है कि ये मेरी एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से मैं अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता हूँ और इस स्किल का नाम कोमाऊ फ्लैग है जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी प्रेजेंस को छिपा सकता हूँ। और अब टाइसिक जिन्बू के ऊपर अटैक कर रहा होता है और जिन्बू भी उसके अटैक को थोड़ा बहुत डॉज कर रहा होता है। और अब टाइसिक जिन्बू को बताता है कि हंटर एसोसिएशन में किसी को भी नहीं पता है कि मेरे पास ये स्किल है और ये स्किल बस चुनिंदा हंटर्स के पास ही होती है और आज तक जिन भी लोगों ने मेरी स्किल देखी है मैंने उन्हें जिंदा ही नहीं छोड़ा। और अब टाइसिक जिन्बू के पैर को स्लैश कर देता है और अब जूही जिन्बू को हिल करने के लिए आगे आती है लेकिन अभी टाइसिक बोलता है, चिंता मत करो, अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। इधर मिस्टर सोंग सोच रहे होते हैं अगर जिन्बू ऐसा ही फाइट करता रहा तो वो तो मारा जाएगा। टाइसिक उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों यहीं पर रहो। और अभी इधर हम जिन्बू को देखते हैं जो कि अपने रिकवरी मैजिक का यूज करता है और वो अपने आप को हील कर लेता है। जिन्बू टाइसिक से बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। और अब टाइसिक अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इस बंदे को हीलिंग मैजिक भी आता है? और मैंने आज तक किसी भी हंटर को खुद से हील होते नहीं देखा। ये बंदा कौन कौन से मैजिक जानता है, मुझे इसे जल्दी समझना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और अब टाइसिक वहाँ से गायब हो जाता है और टाइसिक जिन्बू के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन जिन्बू उसके अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर रहा होता है। टाइसिक भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक था लेकिन तभी जिन्बू की एक नई स्किल एक्टिवेट होती है जिससे कि टाइसिक जिन्बू के शैडो के अंदर कैद हो जाता है और जिन्बू के शैडो की बड़ी बड़ी आंखें टाइसिक को ही देख रही होती है जिसकी वजह से टाइसिक भी काफी ज्यादा शौक था। लेकिन तभी जिन्बू का डेगर आता है और वो टाइसिक की बॉडी के अंदर घुस जाता है। और अब टाइसिक जिन्बू से बोलता है, मैंने आज तक किसी भी हंटर को इतनी ज्यादा एबिलिटीज का यूज करते नहीं देखा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? जिस पर जिन्बू बोलता है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी इस चीज को खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर टाइसिक बोलता है, प्लीज अपना नाटक करना बंद करो, मैं अब मरने वाला हूँ, प्लीज सच बताओ। जिस पर जिन्बू टाइसिक से बोलता है, तुम ऐसा समझ सकते हो मैं वो हंटर हूँ जो कि वक्त के साथ लेवल अप होता है। और अब टाइसिक जिन्बू को बताता है कि तुम्हारा शैडो एक अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है और तुम वक्त के साथ ताकतवर बनते जाओगे लेकिन डार्कनेस जितना ज्यादा देती है उतना ही ज्यादा छीन लेती है, तुम्हें इससे केयरफुल रहना होगा। और टाइसिक वहीं पर मर जाता है। और अब जूही और मिस्टर सोंग जिन्बू को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि जिन्बू की वजह से उन दोनों की जान बची है। और अब जिन्बू उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ, मैं डंजन बॉस को मारकर इस डंजन को क्लोज करूंगा। और अब नेक्स्ट इनो ट्राई उस डंजन के बाहर का। और अब हम वहाँ पर मिस्टर बुजिन को देखते हैं जिन्हें की सारी बातें पता चल चुकी है। मिस्टर बुजिन अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इतने टाइम से जो बंदा खून कर रहा था वो बंदा टाइसिक था, वो बंदा बहुत ही अजीब था और मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया। मिस्टर बुजिन भी जिन्बू को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि जिन्बू पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। जिन्बू भी मिस्टर बुजिन को देखकर शौक था। और अब मिस्टर बुजिन सभी लोगों से बोलते हैं कि टाइसिक ने जो भी किया उसकी वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन वैसे टाइसिक को मारा किसने है? और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है, आज मेरा सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। लेकिन तभी मिस्टर सोंग बोलते हैं, मैंने उसे मारा है। और अब मिस्टर बुजिन बोलते हैं, आप शायद सी रैंक के हंटर हो लेकिन टाइसिक तो एक बी रैंक का हंटर था, आप उसे कैसे मार सकते हो? और अब मिस्टर सोंग बोलते हैं, मेरे साथ बी रैंक की हीलर थी, उसी की हेल्प से मैंने टाइसिक को मारा है। लेकिन मिस्टर बुजिन को अभी भी सभी के ऊपर शक हो रहा था लेकिन मिस्टर बुजिन इस बात को इग्नोर कर देते हैं। और अब मिस्टर बुजिन सभी लोगों से बोलते हैं, तुम सभी को हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है, मैं टाइसिक को मारकर खुश नहीं हो सकता, मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो एक ए रैंक का हंटर है और ये मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है। और अब मिस्टर सोंग जिन्बू से बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन होगा अपनी पावर्स को छिपाने का, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी, हिसाब बराबर। और अब नेक्स्ट सीन में हम जूही और जिन्बू को एक पार्क में देखते हैं। और अब जूही जिन्बू से बोल रही होती है, जिन्बू क्या तुम्हें ये क्रिस्टल याद है? और अब जूही जिन्बू को बता रही होती है कि मैं एक हंटर हूँ लेकिन मैं बचपन से ही काफी ज्यादा डरपोक हूँ, मैंने अपने आप को बेहतर करने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाई और मुझे बी रैंक या फिर सी रैंक के डंजन में जाना चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा डी रैंक या फिर ई रैंक के डंजन में जाती थी ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। जिन्बू संग और अब जूही जिन्बू को बता रही होती है कि तुम हर बार मौत के मुंह में होते लेकिन तुम फिर भी बचकर वापिस आ ही जाते। और अब जूही जिन्बू का क्रिस्टल
मेडल जिन्बू को वापस कर देती है और बोलती है अब मैं अपने शहर बुसान वापस जा रही हूँ और मैं हंटर्स के काम को छोड़ रही हूँ और अगर तुम बुसान कभी भी आओ तो मुझे जरूर बताना, हम साथ में मिलकर डिनर करेंगे। और अब जिन्बू अपने पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है जहाँ पर उसे मिस्टर बुजी ने बताया था कि तुम्हें संभल कर रहना होगा। और क्या तुम्हें वो इंसिडेंट याद है जहाँ पर सी रैंक के डंजन में डोनसू मारा गया था और डोनसू का छोटा भाई नॉनसुक वो एक एस रैंक का हंटर है। और अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो डोनसू का छोटा भाई नॉनसुक तुम दोनों को मारना चाहता है, इसलिए मेरा यही कहना है कि शहर छोड़कर चले जाओ, वो तुम दोनों को कभी भी निशाना बना सकता है। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ताकतवर बनने की एक और वजह मिल गई, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो मैं वैसे ही मारा जाऊंगा। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का जहाँ पर हम एक डेंजिन को देखते हैं, वहीं पर हम जिनो और जिन्बू को भी देखते हैं। जिन्बू जिनो से पूछ रहा होता है कि ये सभी लोग कौन है और अब जिनो जिन्बू को बता रहा होता है कि ये हमारी स्ट्राइक टीम है, हमें डंजन के अंदर जाने के लिए 8 लोगों की जरूरत है। और अब जिन्बू बोल रहा होता है ये स्कूल की बच्ची क्या कर रही है यहाँ पर। और अब जिनो जिन्बू को बता रहा होता है अगर कोई बंदा एक बार अपनी रैंक का रिवोल्यूशन करवा लेता है तो वो डंजन के अंदर जा सकता है। और अब वो लड़की जिन्बू के पास आकर बोलती है कि तुम मुझे बच्ची नहीं बोल सकते क्योंकि मैं भी एक हंटर हूँ। और अब जिन्बू बोल रहा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डंजन के अंदर मैं और जिनो ही जाएंगे। और अब एक बंदा बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि हमें बस बाहर खड़े रहने के पैसे मिल रहे हैं। जिस पर कि जिनो बोलता है हाँ, और तुम इस सीक्रेट को किसी को भी नहीं बता सकते, अगर तुमने इस रूल को तोड़ा तो तुम्हें इसका 3 गुना हमें पे करना होगा। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि ये वो रून स्टोन है जो कि मुझे तायसिक से मिला था। और अब जिन्बू जैसे ही उस रून स्टोन को तोड़ता है तायसिक की सारी एबिलिटी जिन्बू को मिल जाती है। और अब जिनो और जिन्बू उस डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी जिन्बू देखता है कि जिनो ने बहुत ही महंगा आर्मर पहन रखा होता है। और अब जिनो बोलता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव आर्मर है जैसे कि मैंने इटली से बुलाया है। और अब जिन्बू उस आर्मर को जैसे ही टच करता है जिनो नीचे गिर जाता है। और अब जिन्बू जिनो से बोलता है मेरा मानना है कि तुम इस आर्मर को उतार दो। और अब दोनों ही डंजन के अंदर चले जाते हैं। और अब कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि एक ई रैंक का हंटर और एक डी रैंक का हंटर दोनों मिलकर एक सी रैंक के डंजन को कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो दोनों मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और अब 1 घंटा बीत जाता है, जिनो भागते हुए इस डंजन से बाहर आता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये बंदा किस्मत वाला है कि जिंदा वापिस आ गया, लेकिन तभी एक बंदा बोलता है वो भागकर नहीं आया, डंजन क्लोज हो रहा है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। और अब जिनो जिन्बू से बोलता है अगला डंजन कहाँ पर है, जिस पर जिनो बोलता है यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर। और अब जिनो उन सभी लोगों से बोल रहा होता है कि आज हमें 3 डंजन को क्लियर करना है और तुम्हें इन सभी डंजन के अलग अलग पैसे मिलेंगे। जिन्बू और जिनो के इस कारनामे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे। सभी लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि एक ई रैंक का और डी रैंक का हंटर डंजन को कैसे क्लियर कर सकते हैं। और हर दिन जिनो और जिन्बू ऐसे ही अलग अलग डंजन को क्लियर करते हैं और जिन्बू को ये सब चीजें करके काफी ज्यादा लेवल अप भी मिल रहा होता है। और अब हम जिन्बू को एक डंजन में देखते हैं, उसके आसपास बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। हम देखते हैं जिन्बू अपने स्टेल्थ मोड का यूज कर रहा होता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और ये वही स्किल है जो कि जिन्बू को तायसेक से मिली है। जिनो भी जिन्बू की इस एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शौक था। जिनो यही सोच रहा होता है कि बोस पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं और जिन्बू को इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने पर बहुत सारी स्किल्स और एबिलिटी पॉइंट मिले होते हैं, जिसकी वजह से जिन्बू पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और अब जिन्बू के सामने एक विंडो ओपन होती है। जिन्बू उसमें देखता है कि प्लेयर अपने जरूरी लेवल तक पहुंच चुका है और जिन्बू को जॉब चेंज क्वेस्ट मिलती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का, जहाँ पर एक बंदा अपने मैनेजर से बोलता है मिस्टर संगमिन आपको ये देखना चाहिए। और संगमिन भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक था कि एक बंदा सी रैंक के गेट को खरीदने के लिए 150 मिलियन कैसे खर्च कर सकता है। और अब वो बंदा बोल रहा होता है कि एक नई स्ट्राइक टीम आई है जो कि मार्केट कीमत से दुगनी कीमत देकर सी रैंक के डंजन को खरीद रही है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डी रैंक का हंटर जिनो है जो कि यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का बेटा है। लेकिन संगमिन उस फाइल में संग जिन्बू का नाम नोटिस करता है और संगमिन को कुछ शक होता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनो और जिन्बू को देखते हैं जो कि एक डंजन को क्लियर करके बाहर आए होते हैं। और अब नेक्स्ट सीन दोबारा से व्हाइट टाइगर गिल्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो बंदा अपने मैनेजर से बोल रहा होता है सर क्या आपको सच में पता है कि हंटर संग जिन्बू की शक्तियां दोबारा से जागी है। और अब संगमिन अपने असिस्टेंट को बता रहा होता है कि हंटर संग जिन्बू 3 जगह से जिंदा वापस लौटा है। पहला वो डबल लेयर डंजन, दूसरा है डोंगसुक के साथ सी रैंक की रेड जहाँ पर जिन्बू ने डोंगसुक की पूरी टीम को खत्म कर दिया, और तीसरा जहाँ पर जिन्बू की फाइट तायसिक से हुई थी। और तीनों मामलों में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन जिन्बू ही एक ऐसा बंदा था जो कि जिंदा वापस लौटा। और अब उसका असिस्टेंट बोलता है सर हम कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर संगमिन बोलता है एक नए हंटर की तलाश में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं संगमिन और उसका असिस्टेंट संग जिन्बू के उसी सी रैंक के डंजन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही लड़की रोक लेती है और बोलती है कि ये एक नो एंट्री जोन है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। और अब संगमिन उस लड़की से बोलता है हमें माफ करना, लेकिन तुम तो एक स्कूल की स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब वो लड़की बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भी एक
हंटर हूँ। जिस पर कि संगमिन बोलता है क्या तुम भी इसी स्ट्राइक स्क्वाड की एक मेंबर हो? जिस पर कि वो लड़की बोलती है हाँ। और अब संगमिन को पक्का शक हो जाता है कि संग जिनवो अकेला ही इस डंजन के अंदर गया है। और अब जिनवो और जिनो उस डंजन से बाहर आ जाते हैं। और अब जिनवो जिनो से बोलता है कल हमें कहाँ पर जाना है? और अब जिनो बोलता है कल के लिए मैंने 3 डंजन को बुक करके रखा है। और अब जिनवो बोलता है कल के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे कुछ काम है। जिस पर कि जिनो बोलता है ठीक है। और अब जिनवो बोलता है क्या ये गेट कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे? जिस पर कि जिनो बोलता है मैं इन्हें 2 दिन तक रोक कर रख सकता हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारी चींटियों ने अटैक कर दिया था। और वो बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन वो बस एक सपना था। और वो बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो बंदा अपनी फाइल को चेक करने लगता है और जहाँ पर उसे एक सीक्रेट मिशन करना था जो कि जेजू आइलैंड पर था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्बू को जिसने आज के सभी गेट को क्लियर कर दिया था। लेकिन तभी जिन्बू के पीछे से संगमिन की आवाज आती है जो कि जिन्बू से बोलता है जिन्बू तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, मेरा नाम है संगमिन और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से हूँ, मैं आपसे कुछ देर बातचीत करना चाहता हूँ। और अब नेक्स्ट सीन होता है कैफे पैनिक का जहाँ पर संगमिन जिन्बू को बता रहा होता है तुमने व्हाइट टाइगर गिल्ड का नाम तो सुना ही होगा जो कि इस देश की टॉप 5 गिल्डों में से एक है। और अब संगमिन बोलता है चलो तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, हम यूजिन कंस्ट्रक्शन वालों से 2 गुना कीमत देंगे लेकिन आपको हमारे साथ काम करना होगा। और अब जिन्बू संगमिन से बोलता है वैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की कीमत क्या है? जिस पर कि संगमिन बोलता है 50 बिलियन के आसपास। जिस पर कि जिन्बू बोलता है क्या तुम उस हेडक्वार्टर को मुझे देना चाहते हो? जिस पर कि संगमिन बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। और अब जिन्बू संगमिन को बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन वाले अपनी गिल्ड का हेडक्वार्टर मेरे नाम पर करने वाले हैं जिसकी करंट कीमत 3000 करोड़ है और तुम मुझे अपनी गिल्ड में ज्वाइन करने वाले हो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी गिल्ड का हेडक्वार्टर मेरे नाम पर कर रहे हो। जिसे सुनकर संगमिन भी काफी ज्यादा शौक था। और अब संगमिन बोलता है इन सभी चीजों का डिसीजन मेरे गिल्ड मास्टर लेते हैं, मुझे उनसे परमिशन लेनी होगी। जिस पर कि संग जिन्बू बोलता है तो फिर यहाँ पर मेरा कुछ भी काम नहीं है। जिन्बू वहाँ से जाने लगता है लेकिन जिन्बू संगमिन से पूछता है तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? और अब जिन्बू अपने स्टेल्थ मोड का यूज करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। संगमिन सोच रहा होता है कि संग जिन्बू के पास गायब होने की एबिलिटी है, तभी यूजिन कंस्ट्रक्शन वाले संग जिन्बू को इतनी कीमत दे रहे हैं। लेकिन तभी जिन्बू संगमिन के गालों पर एक कट मार देता है जिसकी वजह से संगमिन भी काफी ज्यादा शौक था। और अब जिन्बू संगमिन से पूछता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? और अब संगमिन बोलता है हमें पता चला कि कोई बंदा है जो कि सीरेंग के गेट को ज्यादा से ज्यादा पैसों में खरीद रहा है और हमारे गिल्ड के हंटर्स को प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं इस चीज की तहकीकात करने के लिए आगे आया और तभी मुझे तुम्हारा नाम पता चला और मैं यहाँ तक पहुँच गया। और अब जिन्बू बोलता है मेरे बारे में कितने लोगों को पता है? और अब संगमिन बोलता है मैं और बस मेरे असिस्टेंट के अलावा किसी को भी नहीं पता है। और अब जिन्बू संगमिन से बोलता है मुझे अपने सीक्रेट को सीक्रेट रखना ही पसंद है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि किसी को ये पता चले, और अगर ये किसी को पता चलता है तो मेरा शक तुम दोनों पर ही जाएगा। और अब संगमिन बोलता है वैसे तो मुझे गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देनी पड़ती है लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता, मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। और अब जिन्बू संगमिन से बोलता है मुझे माफ करना लेकिन हमें कुछ टाइम तक सीरेंग के गेट को बुक करना होगा। और अब संगमिन बोलता है लेकिन हमारे हंटर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अब जिन्बू बोलता है मैं तुम्हें 3 सीरेंग के गेट बेचने के लिए तैयार हूँ और अगर तुमने इन 3 गेट को नहीं खरीदा तो कुछ दिनों तक तुम्हें गेट नहीं मिलेंगे। और अब संगमिन अपने मन में सोच रहा होता है इसने तो मुझे ही फंसा दिया। संगमिन बोलता है मुझे मंजूर है लेकिन इसकी कीमत क्या है? और अब जिन्बू बोलता है एक गेट की कीमत 30 करोड़ है। और अब संगमिन बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा है, अगर हम सीरेंग के गेट के एसएस स्टोन और माना स्टोन को देखते हैं तो उनकी कीमत मार्केट में बस 20 करोड़ ही है, मैं बस आपको 20 करोड़ ही दे सकता हूँ। जिस पर जिन्बू मान जाता है। और अब जिन्बू बोलता है शाम तक इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना। और अब जिन्बू संगमिन से बोलता है अपना मुंह खोलो और आंखें बंद करो। जिन्बू उसे एक पोर्शन मिलाता है जिसकी वजह से उसकी चोट हील हो जाती है। और अब संगमिन जिन्बू से बोलता है आपने मुझे वो चीज दिखाई है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करते हो। और अब जिन्बू बोलते हैं हाँ तब तक ही जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे। और अब संगमिन का असिस्टेंट संगमिन के पास आता है और बोलता है क्या कुछ बात बनी? इस वक्त संगमिन बोलता है हाँ बात बन गई। नेक्स्ट सीन में हम जिन्बू को देखते हैं जो कि जिनो से बातचीत कर रहा होता है और जहाँ पर जिनो जिन्बू से पूछ रहा होता है सर आपने इन गेटों को इतने महंगे दामों में कैसे बेचा? जिस वक्त जिन्बू बोलता है ये मेरा टॉप सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का जहाँ पर संगमिन का असिस्टेंट संगमिन को बताता है कि आज कुछ एक्स्ट्रा सीरेंग के गेट अवेलेबल है जिनकी कीमत बस 9 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब यह है कि संग जिन्बू ने आपको बेवकूफ बनाया। संगमिन भी समझ जाता है कि संग जिन्बू ने उसे चूना लगा दिया। और अब संगमिन के पास जिन्बू का मैसेज आता है। जिन्बू बोलता है अब हमारा हिसाब बराबर होता है। इधर संगमिन सोच रहा होता है कि यार कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता रहता है, लेकिन अब मेरे पास संग जिन्बू का नंबर भी है और अब मैं संग जिन्बू को अपनी गिल्ड में ला कर ही रहूंगा। अब हम देखते हैं कि जिन्बू अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है और अब जिन्बू एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है
और अपने मन में सोचता है यहाँ से मुझे कोई भी नहीं देखेगा। और अब जिन्हों अपने जॉब चेंज मिशन को एक्सेप्ट करता है और उसके सामने एक बड़ा सा डंजन ओपन हो जाता है। लेकिन अभी जिनको सोचता है कि मैंने आज अपने डेली मिशन को कंप्लीट ही नहीं किया है। और अब जिन्बू बोलता है इस डंजन से आकर मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर लूंगा। और अब जिन्बू उस डंजन के अंदर चला जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में जिनो के फादर और जिनो को देखते हैं जो कि आपस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बोलता है शायद मुझे आने में देर हो गई। लेकिन अभी जिनो के फादर बोलते हैं तुम टाइम पर ही आए हो। नेक्स्ट में हम देखते हैं जिन्बू को जो कि उस डंजन के अंदर आ चुका है। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि ये डंजन इतना ज्यादा शांत क्यों है। तभी जिन्बू के सामने 2 विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है जिन्बू यहाँ पर अपने पोशन और रिकवरी का यूज नहीं कर सकता और इस डंजन को क्लियर किए बिना जिन्बू यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। जिन्बू सोच रहा होता है कि मुझे होशियार रहना होगा। लेकिन तभी जिन्बू को किसी के पैरों की आवाज आती है। जिन्बू देखता है कि उसके सामने से कोई बंदा आ रहा होता है जिसने की आर्मर पहन रखा था। और अब जिन्बू और उस मॉन्स्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिन्बू देखता है कि मेरे अटैक इसके आर्मर पर काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी जिन्बू अपनी पास्ट की चीजों को याद करता है कि मैंने कैसे कसाका को हराया था। जिन्बू उस आर्मर वाले बंदे को पकड़ लेता है और उसे बीच में से फाड़ देता है। लेकिन जिन्बू के सामने से ऐसे बहुत से नाइट आ रहे होते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं जिनो के फादर और जिनो को। और अब जिनो के फादर उस बंदे से बोलते हैं गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है। जिस पर वो बंदा बोलता है व्यूंग और मिस चाई ने हमें मना कर दिया है। लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है क्योंकि मेरी बात यूरोप के हंटर से हो गई है और वो बहुत जल्द ही हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो जाएंगे। अब हमें पता चलता है ये बंदा जिनो का बड़ा भाई है और इस बंदे का नाम संग है। और अब संग जिनो से बोलता है मुझे पता है कि तुम चोरी छुपे किसी सीक्रेट मिशन में लगे हो और तुम ज्यादा पैसे देकर सी रैंक के डंजन्स को खरीद रहे हो। लेकिन तुम मेरे रास्ते में मत आना। और जिनो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि इन्हें मेरे बॉस की पावर के बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्बू को जो कि उन सभी नाइट से फाइट कर रहा होता है। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद जिन्बू उन सभी नाइट को मार देता है। जिन्बू सोच रहा होता है कि अगर मैं इनसे ऐसे ही फाइट करता रहूंगा तो मैं थक जाऊंगा। लेकिन तभी जिन्बू को सेंस हो जाता है कि उसके पीछे कोई मॉन्स्टर खड़ा है। जिन्बू उसे मार देता है। और अब जिन्बू सोच रहा होता है ये तो मैजिशियंस है और इनके पास इनविजिबल होने की एबिलिटी भी है। और अब बहुत सारे नाइट जिन्बू के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसमें से कुछ असैसिन्स होते हैं और बहुत सारे नाइट अपने एरो से जिन्बू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिन्बू यही सोच रहा होता है कि ये सब मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। इनके पास अलग अलग मैजिक पावर है और मुझे इन्हें जल्दी मारना होगा नहीं तो मेरा थकावट का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चोईजोंग को जो कि बाकी हंटर से बोल रहा होता है तुम्हारा स्वागत है और अब टाइम आ चुका है। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्बू को जिसने कि उनसे भी मैजिशियंस और नाइट को हरा दिया था। और जिन्बू को उनसे भी नाइट को मारने पर काफी ज्यादा आर्मर्स मिले होते हैं। जिन्बू उनसे भी आर्मर्स को पहन लेता है लेकिन वो आर्मर्स गायब हो जाते हैं। जिन्बू यही सोच रहा होता है मैंने इन आर्मर्स को पहन रखा है लेकिन कोई भी इन्हें नहीं देख सकता, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब जिन्बू आगे की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद जिन्बू को बहुत ही बड़ा दरवाजा मिलता है। जिन्बू सोच रहा होता है क्या पता है इसके पीछे कौन होगा। और अब जिन्बू जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है वहाँ पर सभी फ्लेम जलने लग जाती है। जिन्बू सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल उस डबल लेयर टेंजन के जैसा है। और अब जिन्बू के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि यहाँ का बॉस है। और उस मॉन्स्टर के ऊपर लिखा होता है कि ये नाइट कमांडर इग्रीस है। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है मैंने अभी तक जितने भी अपोनेंट का सामना किया है इग्रीस उन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल है और ये एक अकेले सिंहासन की रक्षा कर रहा है। और अब जिन्बू और इग्रीस की फाइट स्टार्ट हो जाती है और इग्रीस बस अपने एक अटैक से वहाँ के खंभों को काट देता है जैसे कि वो इग्रीस के सामने कुछ हो ही ना। और जिन्बू इग्रीस के इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा शौक था। जिन्बू को पता चल जाता है कि इग्रीस मुझसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जिन्बू को इग्रीस से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। और अब जिन्बू अपने डेगर से इग्रीस के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन इग्रीस का आर्मर काफी ज्यादा हार्ड था। जिन्बू उसे बिल्कुल भी काट नहीं पा रहा होता है और इग्रीस जिन्बू को बहुत ही दूर फेंकता है। और अब जिन्बू अपने हथियार को गायब कर देता है। जिन्बू डिसाइड करता है कि वो इग्रीस से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेगा। उधर इग्रीस ने भी अपने हथियार डाल दिए होते हैं। जिन्बू भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक था। नेक्स्ट में हम देखते हैं चेयरमैन गोगानी को जो कि अपने काम को कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर फुजिन आते हैं जो कि बोलते हैं सर आप घर नहीं गए। जिस पर मिस्टर गोगानी बोलते हैं मुझे कुछ काम था। लेकिन तभी मिस्टर गोगानी के पास चोईजोंग का कॉल आता है और अब चोईजोंग चेयरमैन से बोलता है आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस मिशन की परमिशन दी। और अब चेयरमैन चोईजोंग को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि तुमने अभी तक जेजू आइलैंड का नाम बनाए रखा और जेजू आइलैंड पर संभाल के जाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस पर चोईजोंग बोलता है ठीक है सर। और अब नेक्स्ट सीन में हम इग्रीस और जिन्बू को देखते हैं। इग्रीस जिन्बू को बहुत ही ज्यादा पीड़ रहा होता है। जिन्बू की हालत भी खराब हो जाती है। जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा हुआ कि मैंने आर्मर्स पहन रखे हैं नहीं तब तक मेरी डेथ हो जाती। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है इग्रीस मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन मैं अपनी स्पीड का यूज कर सकता हूँ। और अब जिन्बू अपनी फुल स्पीड का यूज करता है और वो इग्रीस के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इग्रीस भी कुछ कम नहीं था। इग्रीस जिन्बू की स्पीड को मैच कर लेता है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर इग्रीस जिन्बू को बहुत ही ज्यादा पीट रहा होता है। लेकिन जिन्बू मौका देकर इग्रीस को एक किक मार ही देता है। लेकिन इग्रीस अभी भी पीछे नहीं हटने वाला था और इग्रीस जिन्बू को एक किक मारता है जिससे कि इग्रीस दूर जाकर थ्रोन पर गिरता है। और अब इग्रीस जिन्बू के पास आता है और इग्रीस अपनी स्वॉर्ड को अपनी पास बुलाता है। इग्रीस अपने स्वॉर्ड से जिन्बू के गले को काटने वाला होता है लेकिन तभी जिन्बू उसकी तलवार को ही पकड़ लेता है और बोलता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। और जिन्बू इग्रीस के ऊपर अटैक
कर देता है और इस बार जिन्बू एग्रीज को बिल्कुल भी अटैक करने का मौका नहीं दे रहा था और जिन्बू अपने हाथों में अपने डेगर को अपेयर कराता है और जिन्बू अपने डेगर से एग्रीज के सिर पर अटैक कर रहा था, जिससे कि एग्रीज काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और जिन्बू अपने डेगर को एग्रीज के सिर में घुसा देता है, जिसकी वजह से एग्रीज का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि आज की जीत बस मुझे किस्मत से मिली है, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा जाता। और अब एग्रीज के मरने पर जिन्बू को 4 रिवॉर्ड मिले होते हैं। पहले रिवॉर्ड में जिन्बू को 1.5 लाख गोल्ड कॉइन मिले होते हैं और जिन्बू को काफी ज्यादा एबिलिटी पॉइंट भी मिले होते हैं और साथ ही में जिन्बू को एग्रीज का एस रैंक का हेलमेट भी मिला होता है, जो कि लगने वाले डैमेज को काफी हद तक कम कर देता है। और साथ ही में जिन्बू को एग्रीज का रून स्टोन भी मिला होता है, जिसकी वजह से एग्रीज की सारी स्किल अब जिन्बू के पास आ जाएगी। जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी है और क्या मेरी जॉब चेंज क्वेस्ट खत्म हो चुकी है या फिर अभी कुछ बाकी है। लेकिन तभी जिन्बू के सामने बहुत सारे डंजन्स ओपन हो जाते हैं और जिन्बू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है तुम यहाँ पर जितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं करो, जिससे कि तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। और जिन्बू का टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है और उन डंजन के अंदर से बहुत सारे नाइट बाहर निकलने लगते हैं। जिन्बू सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा है और जिन्बू उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें वही हंटर्स दिखाई देते हैं और अब हम जिन्बू को देखते हैं जो कि उन सभी नाइट से फाइट कर रहा होता है। जिन्बू यही सोच रहा होता है मैं यहाँ पर इन सभी नाइट को मार रहा हूँ और वही उस डंजन से बहुत सारी नाइट बाहर निकलते ही जा रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और तभी जिन्बू अपने स्टेल्थ मोड का यूज करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन तभी एक मैजिशियन जिन्बू के स्टेल्थ मोड को ही कैंसिल कर देता है, जिससे कि जिन्बू की प्रेजेंस सबके सामने आ जाती है और वो सभी नाइट जिन्बू के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी जिन्बू अपनी एक स्किल का यूज करता है जिससे कि उन सभी नाइट की पावर आधी हो जाएगी। जिन्बू उन सभी नाइट को मार रहा होता है लेकिन वो सभी नाइट काफी ज्यादा होते हैं, वो जिन्बू को पीछे से डैमेज करने लगते हैं। और अब हम देखते हैं जिन्बू को फाइट करते करते 5 मिनट बीत चुके हैं और अब जिन्बू सोच रहा होता है यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, मुझे इस रून स्टोन का यूज करना ही होगा। जिन्बू जैसे ही उस रून स्टोन का यूज करने वाला होता है लेकिन तभी एक नाइट जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिन्बू का रून स्टोन बहुत ही दूर जाकर गिरता है और जिन्बू के सामने बहुत सारे नाइट होते हैं जो कि जिन्बू के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं। हम देखते हैं जिन्बू को वो सभी नाइट काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं। जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास टेलीपोर्टेशन स्टोन ढूंढने का टाइम नहीं है, बस मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे सभी नाइट को मारना होगा। और अब जिन्बू और उन सभी नाइट की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपनी एबिलिटीज का यूज भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जिन्बू और उन सभी नाइट की फाइट चल रही होती है लेकिन वो नाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब जिन्बू अपने माइंड के अंदर खो जाता है और वो सभी नाइट जिन्बू को मार रहे होते हैं। जिन्बू अपने माइंड के अंदर अपनी पुरानी चीजों को याद कर रहा होता है जहाँ पर कैसे सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। और अब मिस्टर सोंग जिन्बू से बोल रहे होते हैं तुमने बहुत मेहनत कर ली, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और जूही भी जिन्बू से यही बोलती है और अब जिन्बू के पीछे से एक बंदे की आवाज आती है। हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं, वो भी संग जिन्बू ही होता है और जिन्बू अभी अपनी माइंड के अंदर है। और अब दूसरा जिन्बू जिन्बू से बोल रहा होता है तुम देखने में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हो लेकिन तुम अभी भी वही ए रैंक के कमजोर हंटर हो और तुम आज भी यहाँ पर मारे जाओगे। हम देखते हैं वो सभी नाइट जिन्बू को काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं और अब दूसरा जिन्बू अपने पहले वाले जिन्बू से बोल रहा होता है तुम पहले भी हारे हुए थे और अब भी हारे हुए हो। लेकिन तभी जिन्बू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है तुमने अपने डेली मिशन को पूरा नहीं किया है और तुम्हें पेनाल्टी देनी होगी। और अब वो नाइट अपनी तलवार से जिन्बू को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी जिन्बू पेनाल्टी जोन में टेलीपोर्ट हो जाता है और अब जिन्बू सोच रहा होता है ये तो पेनाल्टी जोन है लेकिन इसकी वजह से मेरी जान बच गई और मेरी किस्मत काफी अच्छी थी। जिन्बू अपने स्टोर को ओपन करता है, वहाँ से जिन्बू बहुत सारे पोशंस को बाय करता है जिसकी वजह से उसकी थकान कम हो जाती है। और अब जिन्बू सोच रहा होता है कि मैं पोशंस को पीकर अपनी चोट को हील नहीं कर सकता, मुझे अपनी बॉडी को हील करने के लिए टाइम देना होगा या फिर मुझे किसी न किसी मॉन्स्टर्स को मारना होगा ताकि मैं लेवल अप हो सकूं और मेरी चोटें भी अपने आप हील हो जाए। लेकिन तभी जिन्बू के सामने बड़े बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिन्बू डिसाइड करता है कि मैं इन्हें ही मारकर अपना लेवल अप करूंगा और जिन्बू और उन सभी मॉन्स्टर्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अब नेक्स्ट में हम जिन्ना को देखते हैं और जिन्ना यही सोच रही होती है कि जिन्बू अभी तक घर क्यों नहीं आया और क्या वो इतनी देर रात तक काम कर रहा है। और वैसे ही मैंने उसे स्कूल पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बता दिया था, क्या वो टाइम पर आ पाएगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम जिन्बू को देखते हैं जिसने कि उन सभी सेंटीपीड को मार दिया होता है। जिन्बू बोला होता है कि लेवल बढ़ाकर अपने आप को हील करना काफी ज्यादा अच्छा है। और अब जिन्बू ये भी बोलता है मेरे पास बस 10 मिनट है, मुझे अपनी तैयारी करनी होगी। और अब जिन्बू अपने स्टोर से नाइट किलर डेगर को बाय करता है और जिन्बू यही सोच रहा होता है कि इस डेगर की हेल्प से मैं उन सभी नाइट को बहुत ही इजीली मार सकूंगा और मेरे पास ये एग्रीज का रूल स्टोन भी है। और जिन्बू जैसे ही उस रूल स्टोन को तोड़ता है उसे एग्रीज की एक स्किल मिलती है जिसका नाम रूलर्स हैंड था। जिन्बू इस एबिलिटी की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। जिन्बू अपनी स्किल का यूज करता है लेकिन उस चीज को कुछ भी नहीं होता। जिन्बू सोच रहा होता है मेरे स्किल का लेवल अभी बहुत कम है इसलिए मैं भारी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब जिन्बू वापस से उसे डंजन के अंदर चला जाता है। जिन्बू यही सोच रहा होता है इन सभी नाइट के नंबर्स तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में हम उन सभी हंटर्स को देखते हैं जो कि जेजू आइलैंड की रेड पर जा रहे होते हैं और ये उनका जेजू आइलैंड पर दूसरा मिशन है। वही नेक्स्ट में हम जिन्बू को देखते हैं। जिन्बू अपने नाइट किलर डेगर से उन सभी नाइट को गाजर मूली की तरह काट रहा
होता है और अब जिन्वो उन सभी नाइट को मारते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं काफी देर से इन सभी नाइट को मार रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी एक्सपीरियंस या फिर लेवल अप नहीं मिल रहा है। और ये सभी मैजिशियंस कौन है जो कि इन सभी नाइट के पीछे रहकर अपने मैजिक का यूज कर रहे हैं। लेकिन तभी जिन्वो उन सभी के पीछे एक गेट को नोटिस करता है और जिन्वो समझ जाता है कि ये सभी मैजिशियंस समनिंग मैजिक का यूज कर रहे हैं और मुझे इन मैजिशियंस को टारगेट करना होगा। और अब जिन्वो एक जंप लगाता है और अपने एक ही अटैक से एक मैजिशियन को मार देता है और मैजिशियन की मरते ही बहुत सारे नाइट वैसे ही मारे जाते हैं। जिन्वो सोच रहा होता है मैं बिल्कुल सही था और अब जिन्वो उन सभी नाइट को मारते हुए 3 मैजिशियंस को मार देता है। लेकिन एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वो उन सभी मॉन्स्टर्स को इग्नोर करते हुए उन सभी मैजिशियंस की तरफ जा रहा होता है और जिन्वो ऐसा करते करते आखिरी मैजिशियन को भी मार देता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वो अपने न्यू डेकर से उसे भी मार देता है। और अब जिन्वो के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है तुमने इस रूम के सभी मैजिशियंस को खत्म कर दिया है और साथ ही में तुमने अपनी जॉब चेंज क्वेस्ट भी कंप्लीट कर ली है। और अब जिन्वो के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि जिन्वो पढ़ता है कि प्लेयर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए वो एक क्लास में स्विच कर सकता है। जिन्वो यही सोच रहा होता है कि मैं अपनी जॉब को खुद नहीं चूज कर सकता। और अब जिन्वो के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है अब से तुम वैली ऑफ डेथ से मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हो और वो सभी मॉन्स्टर्स तुम्हें फॉलो करेंगे, जिससे कि तुम अपनी खुद की आर्मी बना सकते हो। और अब जिन्वो अपनी जॉब को देखता है। जिन्वो की जॉब एक नेक्रोमेंसर की थी और अब हमें नेक्रोमेंसर के बारे में बताया जाता है। नेक्रोमेंसर एक ऐसा मैजिशियन होता है जो कि अपने लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है। जिन्वो सोच रहा होता है यार मैं तो एक असेसन हूँ और अगर मैं एक नेक्रोमेंसर बन जाता हूँ तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगेंगे। और जिन्वो के सामने विंडो ओपन होती है, क्या तुम्हें ये एक्सेप्ट है या फिर नहीं। जिन्वो उसे मना कर देता है, लेकिन तभी जिन्वो के सामने वही विंडो दोबारा से ओपन होती है कि नेक्रोमेंसर एक हाइडन क्लास है। और अब जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है जरूर इसमें कोई ना कोई बात होगी, लेकिन मुझे इसके फायदे भी नहीं पता है। जिन्वो सोच रहा होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और अब जिन्वो को याद आता है कि ये सभी मैजिशियन भी एक नेक्रोमेंसर जैसे थे जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन कर सकते थे और अगर मेरा लेवल अप होगा तो मेरी शैडो आर्मी भी लेवल अप करेगी। और अब जिन्वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और अब जिन्वो के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है कि प्लेयर ने अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज नहीं किया है और साथ ही में उसने सभी एनिमीज को हराया है और प्लेयर ने काफी ज्यादा पॉइंट इकट्ठा किए हैं और साथ ही में उसे बोनस पॉइंट भी मिले हैं, इसलिए प्लेयर को एक हाई क्लास में प्रमोट किया जाएगा। और अब जिन्वो नेक्रोमेंसर से प्रमोट होकर एक शैडो मुनाज बन चुका है। और अब जिन्वो भी काफी ज्यादा शौक था क्या मुझे नई क्लास मिल चुकी है और क्या मैंने सच में इतने ज्यादा पॉइंट इकट्ठा कर लिए थे। और अब जिन्वो को उन सभी नाइट की आवाजें सुनाई दे रही होती है और अब जिन्वो को उन सभी नाइट के ऊपर एक विंडो दिखाई देती है कि जिन्वो इन सभी नाइट के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और तभी जिन्वो के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है तुम्हें एक कमांड चूज करनी होगी जिससे कि तुम इनके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सको। और अब जिन्वो अराइज नाम के वर्ड को चूज करता है। जिन्वो के अराइज बोलते ही सभी नाइट के शैडो बाहर निकल जाते हैं और जिन्वो भी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश था। और अब जिन्वो सोच रहा होता है ये मेरी नई एबिलिटी है और इसमें मुझे माना की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं टोटल 20 शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। और जिन्वो को नाइट के साथ साथ कुछ मैजिशियंस भी मिले होते हैं, लेकिन तभी जिन्वो नोटिस करता है अगर मुझे कोई एस रैंक का या फिर ए रैंक का शैडो मिल जाए तो मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और जिन्वो एग्रीज को देखता है और अब जिन्वो एग्रीज की तरफ आता है और एग्रीज के ऊपर भी वही विंडो दिखाई देती है कि जिन्वो एग्रीज का शैडो भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और अब जिन्वो सोचता है अगर मुझे एग्रीज का शैडो चाहिए तो मुझे अपने कुछ नाइट को नथिंगनेस की दुनिया में भेजना होगा। और जिन्वो ऐसा ही करता है, जिन्वो कुछ नाइट को नथिंगनेस की दुनिया में भेज देता है। और अब जिन्वो बोलता है अराइज, लेकिन एग्रीज का शैडो बाहर नहीं आता। और अब जिन्वो के पास 2 चांस और बचे थे। जिन्वो दोबारा से अराइज बोलता है, लेकिन इस बार भी जिन्वो का शैडो बाहर नहीं आता। और अब जिन्वो एग्रीज से बोलता है तुम उस सिंहासन की रक्षा कर रहे हो जो कि तुम्हारे किंग का है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे किंग कब लौटेंगे, इसलिए उस खाली सिंहासन की रक्षा करने के बजाय जो तुम्हारे सामने खड़ा है तुम उसकी रक्षा करो। और अब जिन्वो अराइज बोलता है और इस बार फाइनली एग्रीज का शैडो बाहर आ जाता है। और अब जिन्वो के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है तुम्हें ब्लू रेड कमांडर एग्रीज को एक नेम देना होगा। जिन्वो से एग्रीज का ही नाम देता है और एग्रीज की रैंक एक एलाइट नाइट होती है और उसका लेवल 7 है। और अब एग्रीज जिन्वो के सामने अपना सर झुकाता है और बाकी सभी नाइट भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और इन सभी चीजों को देखकर जिन्वो भी काफी ज्यादा खुश था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो का यहीं पर एंड होता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। और इसका नेक्स्ट सीजन भी जल्दी आ रहा है। अगर आप इसके नेक्स्ट सीजन को देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 10,000 व्यू, 1,000 लाइक और 100 कमेंट पूरे कर देना। मैं इसका नेक्स्ट सीजन लेकर जल्दी ही आऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।